ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां, ये बड़े बड़े जो है घूमना फिरना, हाँ एंजॉय जलवा जलवा। दबा के, इसको एक तरह कहें दबा की जो अय्यासी एक लाइन की बात ये राहु देता है। तो नैऋत्य उसकी दिशा है, उस कमरे उस दिशा में अपने लिए बेडरूम बनाइए, पति पत्नी खूब एंजॉय करेंगे। कभी आपको किसी भी लग्जरी की कमी नहीं होगी, ज़्यादा जो चाहिए वो मिलेगा। अब एंजॉय करिए, दुनिया के सारे सुख, जहाज में घूमिए, क्या दिक्कत है। ये नैऋत्य का प्रभाव है। तो आपके देवता अगर आप पे प्रसन्न हैं तो न दिखाई देने वाली आपदाएं, जो आप मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, टक्कर हुई, वो ये एक फ्रेम का रह जाता है। हाँ, वो अब आप उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी हैं। आप सही आ रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही नहीं, अगर वो देवता आपका मजबूत है तो आपका हाथ पकड़ लेगा ऐसे पट से। जो पश्चिम दिशा के मकान में लोग रहते हैं, उन लोगों के यहाँ उच्चाटन बहुत होता है। परिवार में कोई न कोई किसी न किसी विषय पे कहीं न कहीं उनके मन में रहता है, ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मन हमेशा उच्चाटित रहता है। अगर आप ईशान कोण में बाथरूम टॉयलेट आपने बनाया तो आप 1000 करोड़ के आदमी होइए, 2-2.5 साल में आप 1000 करोड़ के कर्ज में होंगे। दरवाजों का सिर्फ एक नियम है, कोई भी दरवाजे का नियम, एक नियम है कि दरवाज़ा जब भी आप कोई भी अगर आप दरवाज़ा खोलें तो आप दाहिने हाथ से खोलें, आपके दाहिने खुले। दक्षिण दिशा का जो स्वामी कहा जाता है वो यम है। दरवाजे को देखें कैसे, दक्षिण मुखी है कि उत्तर मुखी है। घर में प्रवेश करने से नहीं, घर से बाहर निकलते समय दक्षिण की तरफ निकलेंगे तो निश्चित रूप से रोज कुछ न कुछ आपके साथ डर तो बना रहेगा बाबू कि कुछ हो सकता है, क्योंकि वो यम की दिशा है। देखिए, किचन होना तो अग्निकोण में चाहिए भी। अब यहाँ अगर आप बना लिए तो आप 100 में 100% पास है। कहाँ नहीं बनाना चाहिए, वायव्य कोण में, चाहे आप किचन बनाइए चाहे मत बनाइए। अगर वहाँ बना लिया तो वायु का स्थान है, पूरा घर जल के राख हो जाएगा। अग्निकांड होना ही होना है। अच्छा, घर जल जाएगा? पूरा घर नहीं, घर के लोग उसमें जल सकते हैं, बड़ी अग्नि दुर्घटना होगी। तो जो ईशान कोण में आपका स्पेस है, वहाँ पे आप जो है देवताओं का स्थान माना जाता है। उस कमरे में छोटा मंदिर रख सकते हैं, वहाँ स्टडी रूम बना सकते हैं, वहाँ आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मेडिटेशन का शौक है तो उस कमरे में बैठ करके आप ध्यान, योगा, प्राणायाम कर सकते हैं। तो नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा? वो पढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। जो पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा, पढ़ने से ज़्यादा नकल करने पे ले जाएगा। बोलेगा यार ये जो समय है ना, इतने समय पढ़ने ज़्यादा चिट बना लो। पश्चिम दक्षिण के कोने पे अगर बालकनी है एग्जैक्ट कोने पे, तो ये गुड सिंबल नहीं है सर। राहु की दिशा नैऋत्य है। पति पत्नी को जो गृह स्वामी है उस कमरे में बेडरूम बना लो, उसी में रहो। हमेशा जीवन में आनंद, ऐश्वर्य और जो ऐश की बातें हैं आपको अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि राहु यही सब तो देता है। देवताओं का स्थान नॉर्थ और ईस्ट का कोना, यहाँ खराब मत करो। ये कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, यहाँ बच्चे रहें या देवी देवता रहें या आपके बुजुर्ग माँ बाप रहें। तो ये ब्रह्म स्थान जिसमें आंगन होता है, तो इसी ब्रह्म स्थान के लिए आंगन की बात आती है। अब ये आप आंगन बनाए न बनाए, चाहे फ्लैट में रहते हो और चाहे आप जो है मकान में रहते हो, जमीन से सहित मकान में, आप उसमें ब्रह्म स्थान को सुनिश्चित करें और ब्रह्म स्थान पे डाइनिंग टेबल, सोफा, हैवी चीज ना रखें। और अगर आप युवा हैं, आप अपनी पत्नी अभी आप शारीरिक सुख से अगर आप भोग कर रहे हैं, तो अगर आप वो कमरे में रहेंगे तो निश्चित रूप से वो लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। 2 में से एक आदमी का साथ जरूर छूटेगा। तो उस घर में, उस कमरे में रहने वाली जो महिला है, पुरुष के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट महिला गंभीर गायनिक पेशेंट हो सकती है, इट मे बी कैंसरस। कल मेरे घर पर मेरी माँ आई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देख के ये बोला कि ये वॉशरूम जो आपका है, इसका दरवाज़ा मुझे लग रहा है कि गलत दिशा में है, मुझे पंडित जी से बात करनी पड़ेगी, तुम सोते गलत दिशा में हो, और तुम्हारा किचन का जो गेट है वो गलत दिशा में है। मतलब बहुत सारी बातों के लिए उन्होंने मुझे टोका। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने बोला कि वास्तु के हिसाब से घर में चीज़ें होनी चाहिए, और अगर वास्तु घर का अच्छा नहीं होगा तो फिर तरक्की नहीं होगी, आपका करियर ख़राब हो सकता है, परिवार में शांति नहीं होगी, तमाम तरीके की उन्होंने बातें बताई। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब कोई आपसे बड़ा बोलता है और ख़ासकर आपकी माँ बोलती है तो फिर आपको लगता है कि इन बातों में सच्चाई है। और इससे पहले भी मैं कई एस्ट्रो शो कर चुका हूँ और उनमें इन सब चीज़ों की बात होती थी। तो जिनके साथ मैंने शो किए थे, मैंने बोला कि क्यों ना उनको बुला लिया जाए और इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा की जाए, क्योंकि हर घर में लगभग, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, और हमारे यहाँ ये सब मान्यताएं हैं कि घर कैसे बनाएं, वास्तु के हिसाब से बनाएं या नहीं बनाएं, क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो मैंने अमित पांडे जी को बुला लिया है
अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अमित जी बहुत विद्वान है, बहुत काबिल है। मैंने अमित जी के साथ बहुत काम किया, ये बोल सकते हैं कि अमित जी के साथ मैंने बहुत शो किए हैं और इनसे बेहतर मुझे कोई ऑप्शन समझ में आया नहीं इस टॉपिक पर बात करने के लिए। तो अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब वो कहते हैं ना कि अगर आप गलत दिशा में सो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, जी, घर से जी। तरक्की चली जाएगी। वो जो जी। प्रोमो बनते हैं जो हम बनाते थे, जी। तो आज उस तरीके से नहीं करना है, लेकिन आज हाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, कोई एड ब्रेक नहीं है, ठीक है। आराम से बैठ के समझना है कि इन सब चीज़ों का एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हम जब वास्तु की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वास्तु समझ लेते हैं। वास्तु शब्द क्या है और इस शब्द की पीछे की कहानी क्या है, मतलब ओवरऑल हम वास्तु को कैसे देखते हैं। देखिए हेमंत जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले थोड़े से आपके इंट्रो को मैं करेक्ट कर देता हूं। आपने कहा कि हम हिंदू हैं इसलिए मान्यता है। वास्तु शास्त्र का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, किसी भी आपके धर्म के। धर्म से कोई मतलब नहीं है वास्तु शास्त्र का। वास्तु शास्त्र मानव विज्ञान का शास्त्र है, इस पृथ्वी का विज्ञान है। यह बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय में आप पैदा हुए हैं। वो नियम जो आपके लिए है वही किसी मुसलमान के लिए, किसी क्रिश्चियन के लिए, किसी बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है। और आप जितने भी बड़े सफल राजा देखेंगे, आप उनके महलों का, आज वो राजवंश नहीं रहे लेकिन जो उनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला के नमूने हैं, आप उन साइट का विजिट करेंगे तो वो 100% वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, जो आज भी खड़े हैं। वास्तुशास्त्र का जीता जागता प्रमाण है। ठीक है। एक बात। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपने कहा वास्तु क्या है, तो वास्तु शब्द हिंदी का शब्द है और वास्तु का मतलब होता है वसह इति वास्तु। वसह का मतलब होता है आवास, बसना, जहां आप रहते हैं। ये संस्कृत के वस धातु से उत्पन्न हुआ शब्द है वास्तु। वस मतलब बसना। अब वास्तु बना कैसे, चूंकि इसका नाम वास्तु ही क्यों है भाई, कुछ और भी नाम, या वसा धातु से ही क्यों उत्पन्न हुआ है। वसा का मतलब जो इस पृथ्वी पे अस्थाई निवास करने वाली चीज़ें हैं। इस पृथ्वी पे जो ऐसी चीज़ें जो परमानेंट रहती हैं, तो यहाँ परमानेंट क्या है, मनुष्य के पहले भी क्या था, तो यहाँ इस पृथ्वी पे पहाड़ थे, नदियाँ थी, कई तरह की गैसें थी, हाँ, अग्नि था, बर्फ़ बना, इस तरह की चीज़ें पृथ्वी पे पहले थी। कुल मिलाकर के जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, जिससे ये पूरी सृष्टि जो है देदीप्यमान है या आवृत है, वो 5 चीज़ों के साथ हमारा संतुलन कैसा हो उसे ही वास्तु कहते हैं। अब ये 5 चीज़ें समझ लीजिए कौन कौन है। पहला है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने लिखा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से रचा शरीरा। ये जो मानव की जो मिट्टी का ये शरीर है, ये 5 चीज़ों से बना है। 5 क्षितिजल पावक गगन समीरा मतलब आकाश पहला तत्व, पृथ्वी जो कि आकाश और पृथ्वी हो गए, फिर इन दोनों के मध्य उत्पन्न हुई अग्नि, फिर आया जल और पांचवा वायु। ये जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, यही 5 एलिमेंट्स के साथ हमारा संयोजन ठीक प्रकार से हो जाए तो ये वास्तुशास्त्र की सब प्रकार से समझिए आपका काम हो गया, वास्तु शांति हो गई, या वास्तु के साथ आपने सामंजस्य बैठा लिया। अब इसको और सरल भाषा में समझाऊं कि वास्तु काम कैसे करता है। अगर आप किसी नदी में नाव चला रहे हैं, तो मान लीजिए अगर धारा के साथ अगर आप नाव चलाएं तो बहुत मेहनत नहीं करनी है, आप आराम से चलाइए, बहते जाएंगे और काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर इसके धारा के विपरीत अगर आप जाएंगे, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा और रिजल्ट भी सकती है। बिल्कुल, नाव टूट भी सकती है, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। और जो आपकी माता ने कहा कि आप गलत दिशा में हैं तो ये ठीक बात नहीं है, मतलब नुकसान करेगा, वो नुकसान होगा। और एक आधुनिक जगत की बात ये तो हो गई जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक उदाहरण दिया है सामान्य मानविकी के समझ के लिए। आज एक आपको आज की बात बताता हूँ। आज आप एरोस्पेस देखते हैं, जो जहाज उड़ती है, ठीक है, डेली लोग सफ़र करते हैं, हवाई यात्राएं करते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिस दिशा में हवा का वेग होता है उसी दिशा में वायुयान को जो उसका पायलट होता है ले जाता है, वायु की दिशा के साथ। जो उदाहरण मैं अभी आपको पृथ्वी पे बहने वाले नदी के दे रहा था, वही उदाहरण आप वायु मार्ग समझिए कि जैसे वायु जिधर होती है, वायु की दिशा में ही जो है पायलट जहाज को ले जाता है। ये एक आप समझिए प्रकृति के साथ या इन पंच तत्वों के साथ सामंजस्य को ही वास्तु कहता है। अब आप बताइए कि जो जहाज बनाने वाली कंपनी है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन बहुत बड़ी कंपनी है, सारी फॉरेन कंपनियां हैं और वो जहाज बनाती हैं। वो मुझे लगता है नहीं कि सनातन धर्म के मानने वाले जानने वाले इंजीनियर हैं,
लेकिन फिर भी साइंटिफिक है। लेकिन वो वास्तु के नियम को तो फॉलो कर रहे हैं ना, वो हवा के विपरीत थोड़ी जा रहे हैं, हवा के साथ तैर रहे हैं। वो ऐसे एरोडायनामिक्स कंडीशन को नहीं अभी भी बना पा रहे हैं कि जो हवा के विपरीत जो उनकी जहाज जा सके। तो आप समझिए कि आज साइंस की इतनी तरक्की के बाद भी वास्तु के एक छोटे से जो उसका तत्व है, 5 तत्वों की बात अलग छोड़ी, एक उसका एलिमेंट जो वायु है, अभी आप उसके साथ ठीक प्रकार से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। तो इसलिए पंच तत्व को मानने की वजह से हमारा वास्तुशास्त्र बहुत वैज्ञानिक है, बहुत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वर्षों पहले था। और अगले जब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक इस पृथ्वी में मानव जीवन रहेगा, तब तक यह वास्तुशास्त्र प्रासंगिक रहेगा। चाहे आप नाव चलाइए पानी में, और चाहे जहाज चलाइए वायुयान में, चाहे आप जो है कोई सैटेलाइट लॉन्च करिए, चाहे आप जो है बड़े से बड़ा कोई वैज्ञानिक आविष्कार करिए, वास्तु का प्रयोग उसमें होगा। अब आपको समझ में नहीं आता या आपको ज्ञान नहीं है, अब इसमें तो कोई किसी के दोष नहीं है। आप पढ़ें, समझें। भाई आप जहाज सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप कोई जानने की चेष्टा ही नहीं कि भाई जहाज कैसे उड़ती है, किसको कोई क्यों जानेगा। लोगों ने टिकट कटाया, जहाज में बैठे, उड़े, चल गए, बात खत्म हो गई। लेकिन आप अगर वास्तु को समझें तो आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है वायु के वेग में। क्यों भाई? क्योंकि पता है ना कि वायु के साथ अगर हम, यही है वास्तु, अगर हम प्रकृति के साथ, अगर हम पंच तत्वों के साथ अपना सामंजस्य बनाएं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो वायु अंतरिक्ष में है वही वायु इस शरीर में है। ठीक है, ओके। मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि मैंने ना ये स्टूडियो में अभी घोड़े की तस्वीर देखी है जी। तो कई घरों में मैंने देखा है, कई लोग उसको बेडरूम में लगाते हैं, कई लोगों को स्टडी रूम में लगाते हैं, कई उसको हॉल में लगाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है और इससे क्या लाभ होता है? ये जो 7 घोड़े लगाए जाते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं शायद, तो उसके पीछे की कहानी क्या है और उससे क्या लाभ होता है? देखिए, घोड़ा अगर आप अपने घर में या ड्राइंग रूम में या ऑफिस में कहीं आप लगाते हैं तो उसका थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। जैसे आपने कहा 7 घोड़े, 3 घोड़े या 5 घोड़े, जो भी है, या तो आप 7 घोड़े की फोटो लगाइए या सिंगल। 7 घोड़े इसलिए क्योंकि घोड़ा जो होता है हेमंत जी, वो शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति से क्या, ऊर्जा का प्रतीक है। जब आविष्कार हुए नए मोटर की, जब जिसको कहते हैं आप मोटर साइंस या मैकेनिकल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब शुरुआत हुई, तो जो उसमें ऊर्जा की बात होती है ना, पावर की बात होती है, तो उसे हार्स पावर के रूप में जाना जाता है। ये मोटर कितने हार्स पावर की है? 1 हार्स पावर की है, 2 हार्स पावर की है, 3 हार्स पावर की है। हार्स पावर क्यों? क्योंकि हार्स का जो पावर है, अश्व शक्ति जो है, वो शक्ति का सिंबल है। ठीक, एक बात। अब जो ऑफिस में या घरों में जो लगाते हैं वहाँ या 1 या 7 क्यों कहता हूँ? 7 का मतलब होता है दिन होते हैं 7, रविवार से लेके शनिवार। माने आपके, अगर आप युवा हैं, अगर आप वर्किंग हैं, तो जैसे इस घोड़े की शक्ति है, ये 7 घोड़े जैसे दौड़ रहे हैं, तो 7 के 7 दिन उसी तरह से आप भी पूरी शक्ति के साथ दौड़िए। और आपके इस घोड़े की बात से मुझे बचपन की कहानी याद आती है। बताइए ना। मैं आपको बताता हूँ कहानी, आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। कहानी से बात समझ में आएगी कैसे कैसे लोग मानव इस धरती पे रहते हैं, कौन घोड़ा है, तो घोड़े का क्या महत्व है हमारे यहाँ। देखिए, गांव में पहले 2 जानवर हर घर में होते थे। एक होता था बैल और एक होता था घोड़ा। बैल और घोड़ा 2 अलग कैटेगरी की। गाय भी तो होती थी? गाय होती, ऐसे बहुत सारे जानवर थे, लेकिन जो बड़े आदमी होते जो थे, काम चलाते थे। हाँ, मतलब जो मनुष्य के 2 सहयोगी थे, एक बैल होने को बकरी, लेकिन ये 2 जो होते थे, माना जाता था ये रईस आदमी है। जैसे आज कोई रईस आदमी है तो उसके पास एक बढ़िया 4 व्हीलर 15-20 लाख की होती है। मैं सब की बात नहीं, रईस की बात कर रहा हूँ। जैसे उस समय जो जमींदार होते थे या बड़े आदमी होते थे, जो अपने को समृद्ध या संपन्न कहते थे, उनके पास 2 जरूर होते थे, घोड़े और बैल। बैल होते थे जोड़ी में, घोड़ा होता था सिंगल। अच्छा, बैल का काम क्या होता था कि सुबह सूर्योदय के साथ उसको घर का जो नौकर होता था या जो घर का काम करने वाला व्यक्ति होता था, बैल को ले जाता था और उसको उसके मुंह में जो है खमाची बांध करके, ताकि वो कोई भोजन न करे, उसको खेत में हल के साथ बांध करके पूरे दिन धूप क्षितिज पे आने तक खेत जोतता, खेती का काम होता था पूरे दिन। और उसके बाद दोपहर को उसको जो है क्या दिया जाता था, एकदम सूखा भूसा और थोड़ा सा आधा 1 बाल्टी पानी पिला के फिर सेकेंड टाइम फिर वही उससे काम, और शाम को ले आ करके फिर नाद में लगा करके और फिर उसको वही सूखा भूसा और जो है पानी दिया जाता था। ये है बैल। लगभग आप गौर से विचार करेंगे, बहुत सारे जीवन लोगों का इसी तरह से परिश्रम करने में बीत जाता है। बैल के जैसे बड़ी मेहनत करते हैं लोग।
बड़ी मेहनत करते हैं कि आप देखेंगे कभी कभी तो मुझे रोना निकल जाता है, इतनी परिश्रम। इस समय 45 डिग्री का टेम्परेचर है और फिर भी वो अपने सर पे ईंट लेकर के और 3 फ्लोर 4 फ्लोर ऊपर चढ़ रहे हैं। आप 2 बार चढ़ के देखिए, पता चलेगा कितनी परिश्रम लगती है। अब दूसरा जानवर की बात आती है, घोड़े की। घोड़ा क्या करता था? घोड़ा मालिक के साथ कनेक्ट होता था, उसे सिर्फ मालिक की ही सवारी उसे करनी होती। कैसे? मालिक सुबह जब उठता था, नहा धो के तैयार होके भोजन करके वो तैयार होता था, तो उसी प्रकार से घोड़े की भी तैयारी होती थी। सुबह उसको बाकायदे स्नान करा करके उसकी पैरों की मालिश होती थी, उसके ऊपर बढ़िया जो है मलमल का, रेशम का उसके ऊपर एक आसन लगाया जाता था। उसके ऊपर जो है जो घर का गृहस्वामी होता था या जमींदार या राजा, वो उस पर बैठता था। अब किसी विशिष्ट व्यक्ति के यहाँ किसी विशिष्ट काम से वो जाता था और उससे मिल के घंटे आध घंटे पुनः घोड़े से आकर के अपने घर घोड़ा की सेवा पुनः शुरू। उसकी मालिश होना, उसको धुआं दिखाना, उसके शरीर में सरसों के तेल की मालिश होना और बढ़िया चना अच्छे क्वालिटी का जो 2 लोग बढ़िया उसको भिगो करके साफ करके उसको खाने को देते थे। यही मानव का जीवन है। एक बैल का जो परिश्रम है, एक घोड़े का 2 लोग परिश्रम करते हैं। आज इसे कहीं कहीं किताबों में मैंने पढ़ा है कि एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आप इसे समझ लीजिए ऐसे। तो ये जो घोड़ा है ना, ये स्मार्ट वर्क का प्रतीक है कि भाई आप काम तो करिए लेकिन ऐसा करिए कि जिसका मूल्य आपको ठीक ठाक मिले। मेहनत तो सब कर रहे हैं, ऐसा तो कोई जीव नहीं है। एक चींटी भी है, वह भी परिश्रम कर रहा है। भगवान ने जब जीव बनाया तो मेहनत उसकी तकदीर में लिख दिया। गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है। हाँ, बहुत सारे, कोई ऐसा जीव ही नहीं है बिना मेहनत के। चींटी को भी आप देखें तो एक चींटी ने हजारों चींटियां एक चीनी के दाने को लेकर के और वो मूव कर रही हैं। क्यों? मेहनत कर रही है अपने भरण पोषण के लिए। क्योंकि 3 चीजें ना हेमंत जी, वो प्रकृति ने आपको जन्म से दिया है। पहली है भय। क्या? भय, डर। हर जीव को डर लगता है, उसे मानव की जरूरत नहीं। डर, अगर आप सर्प भी देखेंगे तो इंसान से डरता है, भागता है। भय। दूसरा भूख, सबको भूख लगती है। जैसे ही धरती पे आया नहीं कि उसको पहला काम है उसको भूख लगेगी। और तीसरा है मैथुन। मैथुन का मतलब होता है कि उसको बच्चा पैदा करने का ज्ञान होता है हर जीव को। ये 3 चीजें, भूख, भय और मैथुन, ये ईश्वर ने हर जीव को सिखाया है। इसकी कहीं क्लास नहीं लगती है, इसकी कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सब के अंदर है, सारी प्राणी के अंदर है। तो ये प्रकृति के संयोजन का कार्य है और ये प्रकृति ने दिया है। तो जो प्रकृति ने दिया है, चाहे वास्तु का ज्ञान है, चाहे हमारे शरीर का संरचना है, हाँ इतना जरूर है कि वक्त के साथ इसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी ही परिवर्तनशील है। और एक न दिन एक और इसके वास्तु के में एक विषय में ऐड ऑन कर दूं कि वास्तु में एक विषय और है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें जैसे ना नष्ट की तरफ बढ़ रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, क्षरित हो रही हैं। हमारी पृथ्वी भी क्षरित हो रही है, हर चीज़ क्षरित हो रही है। मतलब इसे कहा जाए कि किसी भी चीज़ को अपने यथावत स्थिति में बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो पंचतत्व हैं ये सब कुछ नष्ट करने की तरफ या नष्ट होने की तरफ जा रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं। ये है हाँ, फिर बात करेंगे। हाँ, अच्छा चलिए, अब सबसे पहले जिस लिए मैंने आपको बुलाया है यहाँ पे, पूरे घर की बात करेंगे कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले एंट्री गेट पे चलते हैं। घर का दरवाज़ा यानी कि घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए, दिशाओं की बात करें, 4 दिशाएं होती हैं हमारे यहाँ। जो है वास्तु में मुख्य रूप से 2 तरह के वास्तु की बात की गई। पहला वास्तु होता है प्रसूतिका कक्ष, जो संस्कृत का एक शब्द है प्रसूतिका। प्रसूतिका का अर्थ होता है हेमंत जी, जो स्त्रियां बच्चा पैदा करती हैं उन्हें प्रसूता कहा जाता है। तो जिस घर में परिवार रहता है या बच्चा जनने वाली स्त्रियां रहती हैं, उसका वास्तु अलग है। दूसरा जो वास्तुशास्त्र है आज के समय में, उसको आप कॉमर्शियल समझ लीजिए, वाणिज्यिक समझ लीजिए। ये मोटे तौर पे 2 भाग हैं। इसके बाद और अन्य हैं, जैसे प्रसाद बनाए जाते हैं, महल बनाए जाते हैं, इसके साथ साथ जो है मान लीजिए फैक्ट्रियां हैं, तमाम और वास्तु। लेकिन मोटे तौर पे आम सामान्य भाषा में समझिए कि 2 क्लासिफाइड वर्गीकरण किए गए हैं कि एक प्रसूति का घर और दूसरा एक जो है कॉमर्शियल। दो मुख्य रूप से इसमें विभाजन वास्तु में आधुनिक समझ के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है दिशाओं की, तो सब के लिए अलग अलग गेट की बात कही गई है। जैसे आपने कहा कि घर परिवार, मैं घर परिवार की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ आज। घर परिवार की अगर आप बात करें तो इसमें देखिए, प्रथम जो सबसे उत्तम माना जाता है, पूर्व दिशा मानी जाती है। पूर्व दिशा, बिल्कुल, जहाँ से सूरज उगता है, क्योंकि वो एनर्जी का सेंटर है। क्योंकि सूर्य जो है पूरब से उगता है और वो सीधे
पश्चिम की तरफ जा करके वो सनसेट हो जाता है। तो पूरब जो एनर्जी आती है ना वो सीधे, क्योंकि अगर आपको 45 डिग्री के टेम्परेचर में रखा जाए तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन अगर यही 12 डिग्री या 10 डिग्री का सूर्य हो तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो जो सूर्योदय, जब सूरज निकलता है पूरब से तो उस समय मतलब ना शैशवा अवस्था में रहता है, मतलब बाल स्वरूप भगवान सूर्य का होता है। भगवान भास्कर बिल्कुल उदित होते हैं तो बालक जैसे, छोटे बच्चे जैसे, और लगभग 2-2.5 घंटे जब तक वो पूरब दिशा से क्रॉस करके आते हैं तब तक वो बाल्यकाल में ही रहते हैं, सेंटर में जब तक वो नहीं आते। तो जो दिन की शुरुआत हो वो बड़ी अच्छे हो और शीतलता के साथ हो, थोड़ी मीठी मीठी धूप लगे, इसलिए पूरब दिशा सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरी दिशा अच्छी मानी जाती है उत्तर की, सेकेंडरी। अच्छा, उत्तर सेकेंडरी, फर्स्ट ईस्ट एंड सेकेंड नॉर्थ, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ इसलिए कि अगर आप देखें तो ईशान कोण के बगल में उत्तर है, माने पूरब उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। अच्छा। ईशान कोण के बगल की दिशा उत्तर, माने पूरब के, अगर आप पूरब करें तो पूरब के बाएं तरफ माने उत्तर होता है, पूर्व दिशा के बाएं तरफ। अब जब सूरज आएगा उधर से पूरब की तरफ से तो आपके ऊपर जो सूर्य का प्रभाव हुआ लगभग वैसे ही होगा जैसे पूरब की तरफ से हो। ठीक है। अब तीसरा, जिसे आप खराब तो नहीं कर सकते लेकिन अच्छा भी नहीं कर सकते, वो है पश्चिम। अच्छा। पश्चिम में केवल एक भय होता है कि उस घर में रहने वाले लोग, जो पश्चिम दिशा के मकान में लोग रहते हैं, उन लोगों के यहाँ उच्चाटन बहुत होता है। उच्चाटन मतलब उस घर में रहने वाले लोगों का मन नहीं लगता। अच्छा। घर में रहने का, जैसे कहते हैं ना, एक कुछ लोग होते हैं कि होम सिकनेस होती है, घर में जाते हैं बड़ा खुश हो जाते हैं, आनंद आते हैं, अपना घर में टॉवेल लगा करके टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर, उन्हें कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो पश्चिम मुखी मकान होते हैं ना, वो रिलैक्स वाले मूड के मकान नहीं होते हैं, वो कभी फ्री नहीं होते, वो हमेशा परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी विषय पे कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मन हमेशा उच्चाटित रहता है। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हमेशा कन्फ्यूजन, उन्हें ये भय होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अच्छा। हमेशा एक आशंका बनी रहती है कि ये कुछ ना हो जाए, ये मिस हैपनिंग हो गई, सवालों के घेरे में हमेशा उनके उस घर में रहने वाले गृहस्वामी और गृहस्वामिनी और बच्चे, वो हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो नहीं कह सकते, भयाक्रांत कह सकते हैं। अच्छा। डर, फियर। अब वो भविष्य को लेके हो सकता है, शरीर को लेके हो सकता है, किसी को लेकर के हो सकता है। ये पश्चिम दिशमुखी मकान में होता है। साउथ फेसिंग मकान दोषी होते हैं, ये कभी भी किसी भी अवस्था में शुभ नहीं होते हैं। ये सिर्फ हम उनके लिए बताते हैं कि जो लोग बिल्कुल निराश्रित हैं, जिन पे कोई मकान, कोई घर नहीं है, तो भैया आपको आकाश के नीचे रहने से तो अच्छा है कि दक्षिण मुखी मकान में रहो। लेकिन इसके डिसएडवांटेज होते हैं, वो ये होते हैं कि उस घर में रहने वाले लोग शारीरिक पीड़ा सदैव प्राप्त करते हैं। उसके पीछे शास्त्रीय कारण बता देता हूँ। शास्त्रीय कारण ये है कि दक्षिण दिशा का जो स्वामी कहा जाता है वो यम है। अच्छा। यम, और यम मृत्यु का देवता है। यम मृत्यु का देवता है और यम को नरक का राजा कहा जाता है। तो दक्षिण दिशा का स्वामी यम होने की वजह से हमारे ज्योतिष शास्त्र में कभी भी दक्षिण मुखी दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं सबको कि देखिए, दरवाजे को देखे कैसे दक्षिण मुखी है कि उत्तर मुखी है। घर में प्रवेश करने से नहीं, घर से बाहर निकलते समय, याद जान लीजिए। ऐसा नहीं कि आप घर में प्रवेश कर रहे, नहीं, आप घर से किस दिशा में निकल रहे हैं। अच्छा। एग्जिट, एंट्री से कोई मतलब नहीं। अगर आप कहते हैं ना, अगर आपने घर आ गए फिर कोई दिक्कत ही नहीं। घर आ गए तो फिर तो चाहे जैसा घर आपका है, घर तो आपका है। अपने घर आ गया तो आदमी तो फिर सुखी हो गया। लेकिन घर से निकल रहे हैं, यस। अगर मान लीजिए आप पूरब दिशा में निकल रहे हैं, जैसे घर से निकले तो आप किस दिशा में गए, तो निकले तो पूरब निकलना चाहिए, निकले तो उत्तर निकलना चाहिए, निकले तो पश्चिम निकले। दक्षिण की तरफ निकलेंगे तो निश्चित रूप से रोज कुछ न कुछ आपके साथ डर तो बना रहेगा बाबू कि कुछ हो सकता है, क्योंकि वो यम की दिशा है। वो, और ग्रहों की बात करें तो मंगल की दिशा है। मंगल क्या है? मंगल का जो स्वभाव है, देवताओं का सेनापति, लड़ने वाला, भूमि का पुत्र कहा जाता है, क्रोधी, अंगार मतलब होता है आग, मतलब वो अग्नि से जैसा दहक रहा है।
तो आदमी घर से निकले तो यार थोड़ा शांत दिमाग निकले, अच्छे निर्णय ले, अच्छा काम करे, घर परिवार के लिए कुछ नई चीज़ें करे, कुछ बेहतर अपने परिवार के लिए विकल्प पैदा करे, अच्छा काम करे, उससे परिवार पोषित हो, आगे चल करके उसका समाज में नाम हो। तो शांत दिमाग से होता। उग्र स्वभाव से क्रोध करके तो समाज में संबंध ही खराब करेगा। अच्छा, तो आपने आपने जो बोला कि दक्षिण दिशा में हाँ, नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। अगर दक्षिण दिशा में मान लीजिए है, गलती से बन गया है, किसी का मकान है, तो क्या वहाँ पे कुछ निगेटिव एनर्जीज भी आती हैं? ऐसा नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि जैसे अब नेगेटिव एनर्जी कैसे आती हैं, देखिए कहते हैं ना कि जैसे आप होंगे वैसे ही आपके दोस्त होंगे, सीधी सी बात है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपके मेंटल एबिलिटी से अलग आपके दोस्त होंगे, 19-20 का फर्क हो सकता है। या आप देखें कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं तो आपके मैक्सिमम लोग उसी फील्ड के होंगे, हाँ, सीधी सी हाँ, बात दोस्त है। भी उसी फील्ड के होते अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे ही आपके दोस्त होंगे, ऐसा नहीं है कि वो बाहर के दोस्त होंगे। एक आँख हो सकते हैं। आप जिस ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो आपके दोस्त वहीं खेलने वाले, वही स्पोर्ट्स खेलने वाले आपके फ्रेंड होंगे। इसी तरह से आप जब नौकरी करते हैं तो जिस पेशे व्यवसाय में होते हैं उससे जुड़े हुए लोग आपके फ्रेंड होते हैं। ये 99.99% हकीकत है। जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी मेंटल एबिलिटी है, वैसे ही आपके दोस्त हैं। तो यही नियम यहाँ भी लागू होता है। अगर आप साउथ फेस करेंगे, हमारे यहाँ जो 6 तरह के क्रियाएं बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में, जैसे उच्चाटन हो गया, मारण हो गया, सम्मोहन हो गया, ये जो क्रियाएं हैं, ठीक है, इन्हीं क्रियाओं में जब मारण की क्रिया की जाती है तंत्र में, तो दक्षिण दिशा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। तो अगर आप समझे, अभी हालांकि मैं इसको ये नहीं कहता कि बिल्कुल मैं डराने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा निजी अनुभव भी है कि दक्षिण दिशा के मकान में कहीं न कहीं जो नेगेटिव एनर्जी है, खास करके जो ऐसी चीज़ें जो कहीं स्थान शरण नहीं पाती हैं, वो इनके लिए ईजी एंट्री पॉइंट है। अब वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो यम की दिशा है, दूसरा मंगल का। अब आप कहेंगे पंडित जी पूरब से क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि पूरब के स्वामी हैं ईशान देव और सूर्य देव। सूर्य, और सूर्य क्या है, अगर आप भौतिक स्थिति उसकी देखें तो जलता हुआ आग का गोला, सही जो पढ़ाया जाता है किताबों में, सूरज क्या है, जलता हुआ आग का गोला। हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या है, ग्रहाधिपति है, ग्रहों का राजा है और एनर्जी का केंद्र है, वह सबको ऊर्जा देता है। विज्ञान में भी उसको कहा जाता है कि यह सारे संसार में जो ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, सूर्य से आती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए हानिकारक है, वो सूर्य की उस रोशनी से, उसकी वो आग से वो जल के भस्म हो जाए, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा का राजा है। और दूसरा, सूर्य पूरब की जो बगल की दिशा, ईशान कोण, जिसे आप देवताओं का स्थान कहा जाता है, उसके स्वामी है ईशान। ईशान का मतलब होता है भगवान शिव का एक नाम ईशान है। तो किसी भी तरह के नेगेटिव वाइब्स, कोई भी भूत प्रेत पिशाच चंडाल ऐसा आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरब दिशा में भगवान शिव का स्थान है और सूर्यदेव का स्थान है। इसलिए, क्योंकि जो ये दिशाएं हैं, दिशाएं समझ के लिए तो 4 हैं, लेकिन जब ज्योतिष पढ़ने वाले हैं, जो जैसे मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, वास्तु शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो इसके लिहाज से बता दूं कि कुल 10 दिशाएं हमारे शास्त्र में कही गई हैं। 4 मुख्य दिशाएं, 4 कोने और एक ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व और भूमौ, ये 10 दिशाएं कही जाती हैं और 10 दिशाओं से ही प्रार्थना भी की जाती है। ठीक है। तो अब घर में हम एंटर कर जाते हैं, तो सबसे पहले शायद हम जब हम थके हुए हारे हुए आते हैं तो या हम वॉशरूम की तरफ जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उसका भी एक बताया जाता है कि भाई उसका भी एक प्रॉपर घर में स्थान होना चाहिए। आप वॉशरूम कहीं पे भी नहीं बना सकते। लेटरिन और वॉशरूम ये दोनों हम अलग अलग करें या फिर एक ही रखें, और इनकी नेगेटिव एनर्जी से घर में क्या माहौल ख़राब होता है और इनको किस दिशा में कहाँ दरवाज़ा होना चाहिए, ज़रा ये बताइए। देखिए, बाथरूम आजकल जो आधुनिक बन रहे हैं, तो ये तो पहली जॉइंट है। बात तो संभव नहीं है कि अलग अलग किया जाए, ना लोगों के पास इतनी जगह है और ना मैं किसी को ये राय देता हूँ। मैं भी कहता हूँ भाई एक साथ बनाओ, जॉइंट बनाओ। थोड़ा बड़ा बनाओ, अच्छा बनाओ और ऐसा बनाओ कि नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है। देखिए, बाथरूम आप 2 दिशा में मत बनाइए। पहली बात, चाहे आप छत के आप पे हो, चाहे आप पेड़ के नीचे रहिए, लेकिन ईशान कोण में कभी बाथरूम मत बनाइए। ईशान मतलब उत्तर, उत्तर और पूरब का कोना, कोना। अच्छा। ये समझ लीजिए, उत्तर और पूरब के कोने में अगर आप ईशान कोण में बाथरूम टॉयलेट आपने बनाया, तो आप 1000 करोड़ के आदमी होइए, 2-2.5 साल में आप 1000 करोड़ के कर्ज में होंगे।
सीधी सी बात है, इसमें कोई ना जिसको विश्वास हो, अगर कोई चैलेंज करता है वास्तुशास्त्र पे तो 2 साल ईशान कोण में जो है गंदा काम करके देखे, उसकी स्थिति, उसको वास्तुशास्त्र क्या है वो समझा देगा। पहली बात, मोटी बात, और इसका कोई उपाय नहीं है। अच्छा, इसका कोई वास्तुशास्त्र में उपाय नहीं है। कहने को मैं भी सुनता हूँ कि ये कर लो वो कर लो, कोई उपाय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुष्परिणाम ही देगा। ओके, सीधा ये सिर्फ पता नहीं कराएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। खूब मंत्र जपो, खूब अनुष्ठान करो, खूब यज्ञ कराओ, खूब वैदिक कुछ भी करा लो सर, ईशान कोण के बाथरूम का कोई उपाय नहीं है। उसका एक ही उपाय है, उसको तोड़ दो, उसको हटा दो, ठीक ये है। उपाय है। तो इसमें जो आप ईशान कोण बता रहे हैं, हाँ, उसमें भी आप एग्जिट पॉइंट बता रहे हैं गेट का या एंट्री? नहीं वहाँ बाथरूम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए। बाथरूम नहीं होना चाहिए। अच्छा। मैं गेट की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं हाँ। बात कर रहा हूँ कहाँ बाथरूम नहीं नहीं होना होना चाहिए, ओके। पहली दिशा है ईशान कोण, वहाँ होना ही नहीं चाहिए। गेट दरवाजा तो सेकेंडरी है, हाँ। पहले तो आप बाथरूम कहाँ बन सकता है, पहले उस प्लेस को आप सिलेक्ट करिए ना। ओके, ओके, तो कभी भी गलती से भी ईशान कोण में बाथरूम मत नहीं बनाइए। होना अगर आपने बनाया तो फिर आपको स्वयं नारायण नहीं बचा सकते, ये पक्की बात है, क्योंकि नियमों से नारायण भी बंधे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ नियम है ना, ये सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, और जो व्यक्ति नियम बनाता है वो नियम से बंधा हुआ होता है। ठीक है। ठीक है, तो आप वो काम मत करिए। दूसरी बात, अग्निकोण में बचना चाहिए। अग्निकोण मतलब होता है पूरब और साउथ का कोना, ईस्ट एंड साउथ का कॉर्नर, अग्निकोण वहाँ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है। तो अगर आप वहाँ ऐसा कोई शौचालय, पानी का स्थान, इस तरह चीज़ें बनाते हैं तो वो दोषी है। अब इसके बाद जैसी सहूलियत हो आप बनाइए बाथरूम, पश्चिम में बनाइए, दक्षिण में बनाइए, आप जो है उत्तर में पश्चिम की तरफ होके बनाइए, क्योंकि उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा कही जाती है। कुबेर कौन है? धनाधिप हैं, धनाध्यक्ष हैं, धन के देवता कहे जाते हैं, देवताओं के वित्त मंत्री हैं, उनका सारे धन पे अधिकार है। तो कुबेर की दिशा जो होती है उत्तर होती है। तो उत्तर दिशा में अगर आप बाथरूम बना रहे हैं तो उत्तर पश्चिम की तरफ बनाएं, वायव्य की तरफ आप जा सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईशान कोण में कतई ना बनाएं और अग्निकोण में कतई ना बनाएं। अब रही बात दरवाजे की, तो कोई भी दरवाजा, दरवाजों का सिर्फ एक नियम है, कोई भी दरवाजे का नियम, एक नियम है कि दरवाज़ा जब भी आप, कोई भी अगर आप दरवाज़ा खोलें तो आप दाहिने हाथ से खोलें, आपके दाहिने खुले। क्या क्या फिर से बताइए? कोई भी दरवाज़ा जब आप खोलें अंदर से तो आपके दाहिने खुले, अंदर से? अंदर से, ठीक है, दाएं हाथ से खुले। जब जैसे कोई आपके घर में आया, हाँ आप दरवाज़ा खोले तो दरवाज़ा दाहिने खुले, किसी का वेलकम कर रहे हैं ना सर, हाँ, तो वो अच्छा, आपके सीधे लिए हाथ से। शुभ हो। भाई जैसे मान लीजिए आपके घर, आप किसको चाहते हैं आपके घर आए? अच्छे लोग आए, गंदे लोग आए? अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग आए आपके घर में, हाँ। क्योंकि आपका घर है ना वो, आप चाहते हैं कि अच्छे लोग आए। जो लोग आए आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आए, जो लोग आए आपके लिए अच्छे अच्छे उपहार लेके आए, माने आप ऐसे लोगों को, तो आप क्या चाहते हैं? खुशियां घर में आए। तो सबका स्वागत किससे किया जाए? दाहिने हाथ से। हमारे यहाँ परंपरा देखेंगे मन जी, जब हम किसी को पानी पिलाते हैं ना सर, तो दाहिने हाथ से पिलाते हैं, बाएं हाथ यहाँ लगा के रखते हैं। हाँ। किसी को कोई चीज़ देते हैं, पंडित जब संकल्प भी कराते हैं दाहिने हाथ में देते हैं और कहते हैं हाथ नीचे लगा लो बायां। तो हम जब किसी का वेलकम करें ना सर, तो जब हम गेट खोले तो हमारे राइट खुले। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि गेट, और कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। बाकी जितनी चीज़ें हैं अगर आपके दिमाग में सब है तो सब वाश आउट कर दीजिए, कोई बात नहीं है। आप जब अंदर से गेट खोलें दाएं हाथ से दाहिने खुले, बस खत्म बात। चाहे मेन गेट हो, चाहे बाथरूम का गेट हो, किचन का चाहे गेट हो, दरवाजा गेट हो, स्टडी रूम कोई हो, भी, कुछ भी हो। कुछ भी हो। अगर आप स्लाइडिंग गेट लगा रहे हैं तब भी तो राइट से। राइट, सिंपल। दरवाजा हमेशा दाहिने खोले, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से जब जाए दाहिने खोले। ये आप समझ के ले जाइए, क्योंकि आप वेलकम किसको कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, आपके साथ कौन जुड़े, गुड 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 बाय। हाँ ठीक है। कौन जुड़े। आप देखो, थोड़ा सा ध्यान सोचो ना, आप खुद वास्तुशास्त्र आप जानते हो, ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ अलग से बता, लेकिन आप उस पर रोज वही काम करते हो, आप ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते, राइट। आप अब गेट क्या चाहते हैं? गेट खोला आपने दाहिने, ताकि लोग कहते हैं ना कि भगवान, आप देखिए गणेश जी को आप देखेंगे तो गणेश जी के लक्ष्मी कहाँ होती हैं? दाहिने होती हैं, बाएं नहीं होती हैं। हमेशा गणेश और लक्ष्मी का ही मुख्य पूजा है हमारे यहाँ, कोई भी पूजा हो जाए। अच्छा, इसीलिए वो जब पेयर बिठाया जाता है तो उसका ध्यान रखा जाता है। हाँ, कि लक्ष्मी हमेशा गणेश के दाएं, दाहिने, बाएं नहीं होती हैं। और कोई भी ऐसी पूजा नहीं है सनातन धर्म में जिसमें गौरी गणेश की पूजा नहीं होती। गौरी और गणेश की पूजा एक साथ होती है। हर शुभ काम से पहले पूजा पहले होती है।
प्रथम पूज्य गण पहले पंडित जी गणानांत्वा गणपति गवामहे गणपतिं प्रियाणांत्वा प्रियपति गवामहे हाँ निधि नांत्वा निधिपति गवामहे वसोम आहम जासी गर्भधम्म और फिर अम्बे अम्बालिके नमानित्र कश्चिना। पहले गणेश जी का फिर माता गौरी का। और ये हर पूजा में होता है, विवाह हो जाए, गृह कुछ भी। प्रवेश हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार हो, सब में पहले शुभ कार्य में पहले गणेश जी। गणेश वंदना और गौरी की पूजा की जाती है, हमेशा आदिकाल अनादिकाल से की जाती है। राइट तो इसीलिए राइट राइट। दाहिने। चलिए, दरवाजा खुल गया। आप हाँ। अब आते हैं किचन को लेके। हाँ। किचन को लेकर तो मतलब बहुत ज़्यादा अब बातें होती हैं। जब भी कोई मकान अपना बनवा रहा होता है तो सबसे पहले वो वास्तु की बात करता है, फिर बोलता है किचन कहाँ पे होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा आप किचन के बारे में बताइए कि कहाँ पे होना चाहिए। देखिए किचन होना तो अग्निकोण में चाहिए भैया, सबसे बेस्ट जो प्लेस है अग्निकोण है। जहाँ पे हम वॉशरूम नहीं होना नहीं चाहिए होना था। चाहिए, करेक्ट। Right. अग्निकोण का मतलब हो गया कि पूरब और दक्षिण का कोना, साउथ और ईस्ट का कार्नर पॉइंट, वो अग्निकोण है। उसमें आप पूरब की तरफ से लेकर के और दक्षिण की जहाँ दिशा शुरू हो रही, घूम रही, कर्व ले रहा है कार्नर, वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। यही सबसे बेस्ट दिशा है। ठीक है। अब यहाँ अगर आप बना लिए तो आप 100 में 100% पास है। ठीक है। अब बातें हैं कि मान लीजिए सबके यहाँ जगह नहीं है, तो कहाँ नहीं बनाना चाहिए उस पे आते हैं। ठीक है। वायव्य कोण में, ये कहाँ होता है? ये होता है उत्तर और पश्चिम का कोना। अच्छा। वहाँ न बनाइए, चाहे आप किचन बनाइए चाहे मत बनाइए। अगर वहाँ बना लिया तो वायु का स्थान है, पूरा घर जल के राख हो जाएगा। मतलब अग्निकांड होना ही होना है। अच्छा, घर जल जाएगा? पूरा घर नहीं, घर के लोग उसमें जल सकते हैं, बड़ी अग्नि दुर्घटना होगी। क्यों? वायव्य कोण है, वायु की दिशा है। अच्छा, वहाँ पे आग वायु। वाला। हाँ। अब इन्हीं पंच तत्वों को साधना है। कार्यक्रम की शुरुआत मैंने क्या हाँ। किया, इन्हीं पंच अग्नि और वायु को मिला देंगे तो क्या होगा? विस्फोट। अग्नि अगर अग्नि में अगर आंधी आए, आग कहीं लगी है तो आग तो पूरे मकान के मकान, मोहल्ले के मोहल्ले, गांव गांव जला सकती है। अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वायु की नहीं। तो जो खबरें आती हैं कि पूरा मकान में आग लग गई। जंगल में आग क्यों नहीं काबू में आती है? अभी आप सुनते हैं ना, न्यूज आती है कि हाँ, जंगल में आग हाँ, लग गई, हाँ। अमेरिका के फला जंगल में इतनी आग लगी, बुझ बुझ नहीं रहे, वो हेलीकॉप्टर से पानी हाँ। गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायु के साथ, अग्नि के साथ वायु का मिश्रण है। बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है सर। किसी के शरीर में अगर एसिड बनने लगे तो उसको तुरंत जो है लोग वो दवाएं देते हैं जो वात विकार को कम करता है। वात मतलब वायु, जो जिसको गैस कहते हैं, गैस। वात कहा जाता है। हमारे शरीर में अगर एसिड बना, अगर अग्नि तत्व की प्रधानता हुई तो ऐसा व्यक्ति गंभीर रूप से जो है वायु का पेशेंट होगा, उसको वात रोग बहुत प्रभावित करेगा। क्योंकि जैसे अग्नि तत्व हावी होता है, एसिड बनना शुरू होता है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है आज के समय में। एसिड मतलब अग्नि, वो ज्वलनशील होता है, और उसके साथ जैसे ही एसिड बढ़ा, वायु का अगर प्रकोप बढ़ा तो फिर वो मतलब समझिए उसके लिए प्राणघातक है। तो अगर आपने वायव्य कोण में किचन बनाया तो ये ठीक नहीं है। इसके अलावा आप उत्तर में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल का स्थान जरूर कहा जाता है, लेकिन ठीक है। आप पूर्व में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वायव्य में मत बनाइए किसी भी कीमत पे, ये आप नहीं कर सकते। पश्चिम में भी बना सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो वहाँ भी अगर आप थोड़ा सा वास्तु के उपाय करेंगे, जैसे धनिया है अपने घर में रखे हैं, या अशोक की जो वृक्ष की लकड़ी होती है उसको घर में रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें, या माता अन्नपूर्णा का आपने चित्र लगाया हुआ है, तो ये थोड़े थोड़े उपाय करके ये साधा जा सकता है। लेकिन वायव्य में अगर आपने किचन बनाया तो आप कुछ भी कर लो, उसको आप नहीं साध सकते। तो ये जो मैंने आपको अभी बोला कि कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं ना कि घर में आग लग गई, तो एक कारण ये भी हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एक कारण, बड़ा कारण हो सकता है कि वायव्य में किचन है तो निश्चित रूप से कभी गैस सिलेंडर फट जाते हैं, लोग देखते हैं चिमनी फट जाती है, ब्लास्ट कर जाती है, या किचन में जो गैस की पाइपलाइन गई है और जहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक का है, तो वो कुछ न कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। और इनके साथ साथ एक और ऐड ऑन कर दूं कि इसमें तो चलो ये ठीक है, वास्तु का नियम है। वास्तु के साथ साथ जो उस घर का जो गृहस्वामी है या गृहस्वामिनी है, हु इज द लीड द फैमिली, उसकी जन्म कुंडली की दशाओं का भी बड़ा फर्क पड़ता है। उसके साथ क्या होगा, हर चीज़ के केवल घटना या दुर्घटना के पीछे केवल वास्तु को जिम्मेदार मान लेना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। हाँ,
बड़ी कोई इस तरह से अग्निकांड होता है तो उसमें वास्तुशास्त्र ही जिम्मेदार होता है, और वो निश्चित रूप से, अब वो हमेशा प्रॉब्लम करता है, एक दिन की बात नहीं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम अगर आपने किचन बनाया है तो वो प्रॉब्लम करता करेगा। रहेगा। मान लीजिए वहाँ के किचन का खाना नहीं लोग खाएंगे, दिक्कत करेंगे, भोजन मतलब अन्न की कमी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती ठीक है। और घर में एक और स्थान होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, स्टडी रूम बोलते हैं उसको, बच्चों के लिए होता है। उसका भी मेरे ख्याल से फिर बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं उनका सही वास्तु में कमरा होना, स्टडी रूम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाए और कैसे बनाना चाहिए? अब इसको थोड़ा सा बारीकी समझेंगे, उत्तर सबको मालूम है, बस खोजना नहीं चाहते। ठीक है। आपने कहा स्टडी, बच्चे, बच्चे कौन होते हैं? सरल भाषा में कहते हैं छोटे बच्चे कौन भगवान हैं? का रूप होते हैं। बस जहाँ भगवान कमरा वहीं बैठा दो, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म। अच्छा, तो मंदिर कहाँ होना चाहिए फिर? आपने दिशा पूछी, जहाँ भगवान की जो दिशा है वहीं उसको बैठाना है। कौन सी दिशा है? ईशान कोण, अच्छा, ईशान। पूरब उत्तर का कोना, मतलब उत्तर और पूरब के पूरब कोने में जो कमरा है, जहाँ पे हमने मेन डोर बनाया है। मेन डोर पूरब बिल्कुल कोने पे नहीं होता नहीं, है, अच्छा, मेन मेन, डोर अच्छा, थोड़ा पीछे पीछे होता होता है। है। मेन डोर बिल्कुल आप पूरब ईशान में। की तरफ से पूरब की पूरब तरफ दिशा होना में, चाहिए। और ये कमरा पूरब जो होता है वो थोड़ा सा पूरब की साइड लेगा, थोड़ा और उत्तर की साइड लेगा, फिर एक कमरा बनेगा। मान लीजिए कि कोई कमरा किसी ने 10 बाई 10 का बनाया, तो 10 फीट मान लीजिए उत्तर की तरफ गया, 10 फीट पूरब की तरफ गया, तो वो कमरा बन के आ गया। तो जो ईशान कोण में आपका स्पेस है, वहाँ पे आप जो है देवताओं का स्थान बना था, उस कमरे में छोटा मंदिर रख सकते हैं, वहाँ स्टडी रूम बना सकते हैं, वहाँ आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मेडिटेशन का शौक़ है तो उस कमरे में बैठ करके आप ध्यान, योगा, प्राणायाम कर सकते हैं। और उस कमरे को नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ भारी सामान मत रखें, वहाँ बिल्कुल बच्चों के लिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, टेबल, चेयर, जो हल्की चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। वहाँ बड़े बड़े बुक सेल्फ बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी चीज़ें, हल्की चीज़ें, और देवी देवता और बच्चों को वहाँ रखें। जो अविवाहित बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको वो कमरा दें, वो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। वो भगवान भी उनके लिए सहायक हो, क्योंकि वो ईशान कोण है, वो पॉजिटिव एनर्जी का आपके घर का केंद्र है, और वो भगवान का कमरा है, भगवान का स्थान है, और देवताओं की कृपा से ही बच्चे तरक्की करते हैं। और मैं होना कहाँ नहीं चाहिए? सबसे खतरनाक कहाँ है? देखिए, होना नैऋत्य में नहीं चाहिए। मतलब? नैऋत्य कहते हैं दक्षिण और पश्चिम के कोने को, साउथ एंड वेस्ट कार्नर। अच्छा। साउथ वेस्ट कार्नर राहु की दिशा मानी जाती है। राहु क्या है? भ्रम है, डिलेमा। राहु आपको हमेशा फंसा के रखेगा, कभी क्लियर होने ही नहीं देगा, क्योंकि खुद क्लियर नहीं है। जो आदमी खुद नहीं क्लियर हो, आपको क्या क्लियर होने देगा? क्यों नहीं क्लियर होने देगा? क्योंकि राहु कहीं है ही नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे जैसे पंडित महाराज, तो ग्रह नहीं है, कहाँ है जरा दिखाओ, आप कहेंगे सौर मंडल दिखाओ राहु कहाँ है, मैं अपना माथा पकड़ूंगा, भाई राहु कहाँ है नहीं कहीं राहु। भाई पृथ्वी को मैं दिखा सकता हूँ, बुध को दिखा सकता हूँ, शुक्र को दिखा सकता हूँ, शनि को दिखा, उसकी बाकायदे एक विजुअल भौतिक प्रस्तुति है। राहु की कहाँ है? जो खुद ही नहीं है, जो खुद ही भ्रम है ही नहीं है, वो आपके बच्चों को क्या जो है असमंजस दूर करेगा। और पढ़ाई में ज्ञान तो साधना है ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो ज्ञान तो वास्तविक होता है ना। कहते हैं ना मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। ज्ञान तो आपको वास्तविकता से बोध कराता है, आपके जो है जो आपके डाउट्स हैं, संदेह है, उसको दूर करता है। और भ्रम, राहु तो भ्रम देता ही देता है। कहाँ? तो नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा? वो पढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। जो पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा। उसके साथ साथ वो राहु क्या करता है ना, पढ़ने से ज़्यादा नकल करने पे ले जाएगा। बोलेगा यार ये जो समय है ना, इतने समय पढ़ने ज़्यादा चिट बना लो, नकलची बनाता है, शॉर्टकट ले जाएगा। कुछ भी, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूर कुछ भी करके मतलब पढ़ने नहीं देगा, वो शॉर्टकट सिखाएगा। गलत आदत है, वो दुर्व्यसन की तरफ ले जाएगा उसको। आजकल जैसे आजकल बच्चों में एक प्रवृत्ति जन्म ली है, मोबाइल पे गेम खेलते हैं लंबे लंबे समय तक। तमाम ऐसे जो कुछ गेम ऐसे होते हैं जो उन्हें हिंसक बनाते हैं। अरे कई लोग अपने आप को मार लेते हैं, परिवार के लोग। वो वायलेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या भ्रम है उसको, वो मोबाइल की दुनिया जो वर्चुअल है एक्चुअल लगने लगती है। यही तो माया है, राहु ही माया है ना, भ्रम है। क्यों? अपने तो खुद नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को कहता है मैं ही मैं हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और उसकी भौतिक उपस्थिति नहीं। ये राहु का काम है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह कहा जाता है। जैसे आप पे एक छाया है, पता नहीं, तो मैं आप अपने होश में नहीं है दादा, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बस आपको मजा आ रहा है करने में। तो नैऋत्य कोण जो है वो ठीक नहीं माना जाता है, और राहु की दिशा, खास करके अगर ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि ज्ञान के जो देवता कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। वो ज्ञान देते हैं, विजडम। नॉलेज अलग है, विजडम अलग है, दोनों में फर्क जानिए।
विजडम जो है वो देवगुरु बृहस्पति है, उसके देवता है, और नॉलेज के बुध मरकरी। तो बुध और राहु और ये जो बृहस्पति हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, खास करके राहु गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं माना जाता। इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। कौन सा? गुरु चांडाल योग। ज्योतिष में एक शब्द है, टर्म दिया गया गुरु चांडाल योग, कि गुरु के साथ अगर राहु की युति हो तो इसे गुरु चांडाल दोष माना जाता है। और किसी भी व्यक्ति कुंडली में, किसी भी जातक जातिका कुंडली में अगर योग है तो उसके जीवन से सुख समाप्त हो जाता है, एकेडमिक कैलेंडर खराब हो जाता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे लोग बार बार प्रयास करने पे भी सफल नहीं होते हैं। तो ये दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए नैऋत्य में नहीं होना चाहिए। ठीक है। नैऋत्य क्या है? माने मतलब नैऋत्य के बारे में समझिए, उसका राहु स्वामी है, तो राहु का जो आप ले सकते हैं उपयोग, वही उपयोग आपको करना चाहिए। ओके। राहु से क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और अब आ जाते बेडरूम में। हाँ, बेडरूम का भी क्या मतलब, क्या पोजीशन होनी चाहिए, दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, मतलब एंट्री पॉइंट? आपने एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया, तो बेडरूम का एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? और कभी कभी एक और मैं उसमें ऐड कर दूं, आजकल क्या होता है कि बेडरूम के साथ बालकनी अटैच होती है। हाँ। तो क्या उसका भी कुछ है या फिर मेन डोर का ही इम्पोर्टेंस है? देखिए, कभी भी नैऋत्य के तरफ कटान नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बालकनी बिल्कुल नैऋत्य की तरफ है, नैऋत्य मतलब किस दिशा में? पश्चिम और दक्षिण के कोने पे, अच्छा। अगर साउथ वेस्ट पश्चिम दक्षिण के कोने पे अगर बालकनी है एग्जैक्ट कोने पे, तो ये गुड सिंबल नहीं है सर। वो कटान नहीं होना चाहिए, वो भारी होना चाहिए, क्योंकि वो राहु की दिशा है। अच्छा। अब मैंने एक बात कही, राहु भ्रम देता है, लेकिन राहु एक चीज और देता है, राहुर ऐश्वर्य प्रदायकम, ऐश्वर्य देता है। अच्छा। ऐश्वर्य किसको चाहिए? विद्यार्थी को तो चाहिए नहीं ना। उसको तो विद्यार्थी कहा गया, काक चेष्टा बको दानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। उसको तो त्याग करना है, कम खाना है। ऐश्वर्य किसको चाहिए? जो लोग ब्रह्मचर्य को छोड़ के अब पारिवारिक जीवन में आ गए हैं, गृहस्थ आश्रम में, उनको इंजॉय चाहिए, उनको आनंद चाहिए, उनको ऐश्वर्य चाहिए, और तमाम जो भी उनको सुख सुविधा लग्जरी चाहिए, सब उनको चाहिए। तो जिसको चाहिए, जिससे चाहिए, उससे संबंध बना लो। नैऋत्य से संबंध बना लो, राहु से संबंध बना लो, राहु ठीक कर लो। राहु की दिशा नैऋत्य है, पति पत्नी को जो गृह स्वामी है उस कमरे में बेडरूम बना लो, उसी में रहो। हमेशा जीवन में आनंद, ऐश्वर्य और जो ऐश की बातें हैं आपको अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि राहु यही सब तो देता है। अच्छे से अच्छी गाड़ी, खूब जो चीज़ें मतलब समझिए ऐश्वर्य देती हैं, आपको मदमस्त रखती हैं, संसारिक जीवन से एकदम बिल्कुल बांध के रखती हैं कि ना ये लगता है यही संसार सब कुछ है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी महंगी घड़ियाँ हैं, ये बड़े बड़े जो है घूमना फिरना, हाँ एंजॉय, खूब जलवा दबा के, इसको एक तरह कहें दबा की जो अय्यासी एक लाइन की बात ये राहु देता है। ये पापग्रह है ना, छाया, माया में फंसा, यही तो माया है। भगवान ने कहा ना कि माया यही है कि दुनिया में लोग जो है यहाँ आकर के और यहाँ के सुख सुविधा पाते क्या मजा आता है, भूल जाते, सब भूल जाते हैं। हाँ, मस्त है। हाँ, जब तक विपत नहीं आता आनंद आ रहा है, खूब बढ़िया। माने जैसे कहते हैं ना कि वो पहले जब हम लोग बचपन में रामायण देखते थे ना, और रावण की सभा में जो नृत्य करते थे, या देवराज इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मदिरा, हाँ ले जाओ, बिल्कुल वो राहु का प्रभाव है, वो राहु का प्रकोप है। तो अगर अभी जो अच्छा पराशर जी ने लिख भी दिया है साफ साफ कि राहुर ऐश्वर्य प्रदायकम, ऐश्वर्य देता है। ऐश्वर्य का मतलब ही अपने आप में संपूर्ण है, सब कुछ मिल गया। तो नैऋत्य उसकी दिशा है, उस कमरे, उस दिशा में अपने लिए बेडरूम बनाइए, पति पत्नी खूब एंजॉय करेंगे। कभी आपको किसी भी लग्जरी कमी नहीं होगी, ज़्यादा जो चाहिए वो मिलेगा। अब एंजॉय करिए, दुनिया के सारे सुख, जहाज में घूमिए, क्या दिक्कत है। ये नैऋत्य का प्रभाव है, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, देव कृपा नहीं होगी। सिर्फ एंजॉय करेंगे, एंजॉय अपने तन से, शरीर से जितने सुख आप भोग सकते हैं शरीर से, वो सब माया के सुख भोगिए ना। मुझे लगता है ये विषय लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी के इच्छुक होते हैं और यही पाने के लिए देवताओं की भी आराधना करते हैं। राइट। ये राहु जिसका मतलब, मुझे अभी इस पे कभी फिर बात करेंगे जी। राहु अगर अच्छा है, हाँ, तो उस राहु प्रवृत्ति वाले लोग ऐसे ही होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उनको आप देखेंगे सर ना, वो बहुत लाइटली लेते हैं। माने मोराल को तो यूं कहते हैं, उसको पत्ती बनाओ तुम रख लो अपनी जेब में। मोरल ड्यूटी तो उनको सिर्फ अपने से मतलब है कि अगर आज उन्हें शाम 4 बजे फलां जगह घूमने जाना है तो जाना है, फाइनल है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, मैं वो ना मुझे बताता भी रहता है और अब बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है, उसका राहु बहुत अच्छा है।
तो वो बिल्कुल ऐसे ही कर, अगर उसको 5:30 बजे चाय पीनी है और हम हाँ। अगर सब उसके साथ ट्रिप पे हैं, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए वो 4:30 बजे 5:30 बजे ही चाय पिएगा अपने हिसाब से। अपने सुख में वो इतना सा भी मतलब अपने लिए खलल बर्दाश्त नहीं नहीं कर करते। सकता। जो माने जो नियम है, अगर उन्हें 5 लाख के कमरे में नींद आनी है तो वो चाहे मर जाएंगे लेकिन सोएंगे 5 लाख वाले होटल में जा करके। हाँ। आदत है वो सर, राहु है। हाँ। लेकिन शास्त्र ने उसको गुरु चांडाल के साथ चांडाल बना दिया है, छाया कह दिया है, बड़ा बुरा बुरा कहा, ग्रहण करता है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने अगर कोई चीज़ बनाई माया, चूँकि वो आसुरी ग्रह है, वो चूँकि सिंहिका का सुत है, एक राक्षसी का बेटा है, तो भाई दैत्य तो फिर उनको क्या ही कहना। क्या ही कहने। अच्छा, ये आपने जो बताया, इसके अलावा कौन सी दिशा गलत हो सकती है जहाँ से अगर आपने बेडरूम बनाया और फिर आपके घर में खुशियाँ? ईशान कोण। ईशान कोण। ईशान कोण और वायव्य कोण। इनको फिर से बताइए किस दिशा में हुआ? ईशान कोण मतलब हो गया पूरब उत्तर का कोना। पूरब उत्तर। नॉर्थ और ईस्ट के कार्नर पे पति पत्नी को नहीं रहना चाहिए कभी भी। कोई भी ऐसा गृहस्थ कर्म जो है, जो फैमिली रिलेशन में है, वो जो है बिल्कुल ईशान कोण में न रहें, क्योंकि वो भगवान का स्थान है, वो देव स्थान है। अगर वहाँ रहते हैं तो क्या? वो ठीक नहीं है। वो कोई न कोई शारीरिक दिक्कत पति पत्नी में से किसी को भी हो सकती है, क्योंकि बार बार अगर जिन सुख को प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं अगर आप रतिक्रिया उस कमरे में करते हैं, तो वो रतिक्रिया के ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ईशान कोण में। दूसरा, आपको वायव्य का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम का कोना। जहाँ पे किचन मैंने कहा पहले नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मास्टर बेडरूम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ आपने बेडरूम बना लिया है और अगर आप युवा हैं, आप अपनी पत्नी अभी आप शारीरिक सुख से अगर आप भोग कर रहे हैं, तो अगर आप वो कमरे में रहेंगे तो निश्चित रूप से वो लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, 2 में से एक आदमी का साथ जरूर छूटेगा। अच्छा, पक्की बात। तीसरी बात होती है अग्निकोण। अग्निकोण का मतलब पूरब और जो दक्षिण का कोना है, वहाँ अगर आप रहेंगे तो उस घर में, उस कमरे में रहने वाली जो महिला है, पुरुष के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट महिला गंभीर गायनिक पेशेंट हो सकती है, इट मे बी कैंसरस। ये थोड़ा सा बहुत सोचने वाली बात है। मैं यूं बात, हल्की बात नहीं कहता। नहीं, आपने बिल्कुल तो ये मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए अगर अग्निकोण किसी भी परिवार के लिए दोषी है, तो सबसे ज़्यादा उसमें जो परेशान होती हैं उस घर में निवास करने वाली युवा महिलाएं हैं। कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, ये ठीक बात नहीं है। युवा महिलाएं जो होती हैं वो खास, क्योंकि वो शुक्र की दिशा है। अग्निकोण अगर ग्रहों में बात की जाए तो शुक्र का है, और शुक्र मतलब महिला, स्त्री। तो जो जितनी अगर वो अग्निकोण पीड़ित हुआ, दूषित हुआ, तो वो निश्चित रूप से उस घर के में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। उस पर बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, अगर घर में मान लीजिए कोई बुजुर्ग महिला हैं और वो मतलब पारिवारिक जीवन में नहीं हैं, मे बी अब उनका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है, वो रहें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो युवा हैं, उनका अभी पारिवारिक जीवन शेष है और उन्हें पारिवारिक आनंद लेना है, तो उन्हें कभी अग्निकोण में करनी है। मतलब बुजुर्ग जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी आयु हो गई, वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें सांसारिक जीवन का, जिन्होंने मोह त्याग कर दिया, वो रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। ओके। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट घर में जगह होती है, उसको हम गेस्ट रूम बोलते हैं। कोई हमारे यहाँ मेहमान आ जाता है, हम उसमें उसको सुला देते हैं। वो हम स्पेसिफिक उन्हीं लोगों के लिए रखते हैं। हमारा मास्टर हो गया, बच्चों का स्टडी हो गया, एक गेस्ट रूम भी हम बना के रखते हैं। तो गेस्ट, क्योंकि आपके घर में कोई आ रहा है, तो जाहिर सी बात है, जब आप इतने प्रिकॉशन बता रहे हैं और प्रॉपर आप बता रहे हैं कि यहाँ पे घर होना चाहिए, घर का दिशा ये होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि गेस्ट रूम भी एक प्रॉपर दिशा में होना चाहिए। और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, अगर सही है और गलत है तो? अब गेस्ट जो होते हैं, तो गेस्ट हमारे परमानेंट तो होते नहीं हैं। भले अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ संस्कार है ना, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, इसी शब्द पे हम 2 मिनट सोचते हैं, सुनते हैं जी। अतिथि देवो भव, देव मतलब होते हैं देवता। तो जब हम घर में पूजा करते हैं बाबू, तो हम जो देवताओं का आवाहन करते हैं विवाह आदि मांगलिक कार्यों में, विवाह बीतने के बाद हम उनका भी विसर्जन कर देते हैं। यान तु देव, राइट। हम विसर्जन, पंडित जी हाथ में अक्षत देते हैं, बोलते भैया इन पे चढ़ो और इनसे प्रार्थना करो, हे महाराज आप जहाँ से आए थे उस लोक को जाइए, पुनः जब हम कोई मांगलिक कार्य करेंगे आपका आह्वान करेंगे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाइए। ये है देवता। तो अतिथि देवो भव। तो अतिथि के साथ भी वही भी है होना चाहिए कि प्रभु आप आइए, हमारे घर में निवास करिए, जो हमारे पास पूजोपचार सामग्री है, आपकी सेवा उपलब्ध जो सामग्री है, मैं उससे आपकी सेवा करूंगा, अब पुनः समय से आप इस घर से जाइए, आपकी विदाई।
ये अतिथि कंसेप्ट, इसीलिए अतिथि देवो भव कहा जाता है। और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है ठीक है। कि उनका सेवा कैसे होना चाहिए, भगवान की तरह, देवता, भगवान नहीं, सॉरी, देवता की देवता तरह। की तरह। जैसे देवता का आवाहन होता है फिर विसर्जन भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि उनको परमानेंट घर में बैठा लिया जाता है, ईश्वर को बैठाया जाता है, देवता को नहीं। देवता को अतिथि नहीं। देवो देवो भव, भव। अतिथि ईश्वरो भव कहीं नहीं लिखा है, हाँ। अतिथि देवो देवो भव। भव, और देवता और ईश्वर में फर्क है। हाँ, अतिथि देवो भव, ठीक तो है। देवता की तरह उनको बुलाइए, आपके घर में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है उससे उनका स्वागत करिए, खूब खिलाइए पिलाइए, सेवा करिए, फिर कहिए प्रभु प्रणाम, और अपने लोग को जाइए। अब ये कहाँ उनके लिए बेडरूम हो, कौन सा कमरा हो, अब इस पे बात करते हैं। इसके लिए जो कहा गया है वास्तुशास्त्र में वो वायव्य कोण, वायव्य कोण का मतलब होता है पश्चिम उत्तर का कोना या पश्चिम दिशा की तरफ वो कमरा बनाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ कोई भी अस्थायी रूप से बहुत दिन तक नहीं रह नहीं रह सकता, सकता। जो भी रहेगा उसका उच्चाटन होगा, वायु विकार बनेगा, वायु का दिशा है, चंद्रमा की दिशा है, और चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदल जाता है। एक राशि में 2.5 दिन रहता है, चंद्रमा की दिशा है, वायु की दिशा है, तो वहाँ जो व्यक्ति रहेगा वो जल्दी से जल्दी जो है आपकी सेवा लाभ लेकर के और पुनः वो अपने लोग को चला जाएगा। क्योंकि अतिथि की सेवा देवता की तरह, खिलाओ पिलाओ खूब, लेकिन परमानेंट नहीं, 2 दिन 3 दिन फिर प्रणाम करो, अपने लोग को जाए। ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं कहा एक बात ना कार्यक्रम शुरुआत में, हाँ। जानते सब हैं आप, हाँ। करते समय विवेक से निर्णय नहीं लेते, सोचते नहीं, विचार नहीं करते। हाँ, तो ये अगर मान लीजिए कुछ जैसे आपने बताया कि ये पश्चिम की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी गलत दिशा में है तो उसका कुछ मतलब नेगेटिव असर भी पड़ सकता है नहीं, या चलता है? देखो मैंने जो फ्लैट में देखे हैं आजकल, मैं अपने अनुभव बताता हूँ। वास्तुशास्त्र तो एक चलो विद्या है, एक ज्ञान है, लेकिन जो अनुभव आजकल फ्लैट 10 मंजिल 12 मंजिल और जो बने हुए हैं, जो आज का वास्तु है, उसमें सब चीज़ें आप हेमंत जी ठीक नहीं कर ठीक नहीं कर सकते। आप पे मतलब कोई भी वास्तुशास्त्री कर नहीं सकता। ठीक है। बस 2 चीज़ें खराब ना करो। हाँ। क्या? एक ईशान कोण, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, देवताओं का स्थान नॉर्थ और ईस्ट का कोना, यहाँ खराब मत करो। ये कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, यहाँ बच्चे रहें या देवी देवता रहें या आपके बुजुर्ग माँ बाप रहें, जो बिल्कुल माने ईश्वर के भजन में और मतलब शुभता के साथ मतलब जो मोह माया से बहुत दूर। हाँ, वहाँ जो रह रहे हैं वो आपको आशीर्वाद दें। ईशान कौन? ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, हाँ। इसको आप दूषित न करें। चाहे आप फ्लैट लें, चाहे आप मकान बनाएं, आप 10वें मंजिल पर रहें, 25वें मंजिल पर रहें, इस नियम को फॉलो सबको करना है। अगर वहाँ पे अगर वॉशरूम है भी तो उसको तुड़वा दें? ना ना, वो मकान ही मत लीजिए पहली बात। अगर आप अच्छा। खरीदने जा रहे हैं, अगर आप खरीद चुके हैं तो उसको आप हटा दीजिए। अच्छा। दूसरी बात, नैऋत्य कोण, राहु का स्थान, वो जहाँ क्या बेडरूम स्थान बोला था आपने? बेडरूम बोला था। नैऋत्य राहु का स्थान मतलब साउथ और वेस्ट वेस्ट का पर। कॉर्नर, ठीक है। वो आप मास्टर बेडरूम बनाएं। अब वो जगह खाली ना हो, वहाँ कमरा होना चाहिए, वहाँ बालकनी ना, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी खालीपन न लगे, वहाँ हल्कापन न लगे। वहाँ बेडरूम है, उस बेडरूम में आप प्रॉपर खुद रहिए। चल रहा है, लाइटिंग वाइटिंग हाँ, रहे, वहाँ ऐसा। आप रहें इंजॉय के साथ, हाँ। पति पत्नी, हाँ। माने जो घर का मालिक है वो पति पत्नी के साथ उस कमरे में निवास करे। दिशा कौन सी बताई आपने? नैऋत्य कोण पश्चिम और दक्षिण का जो कोना है वो। पश्चिम और दक्षिण का कोना, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 बातें मैं क्यों कहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, उस घर में मान लीजिए 4-5 बच्चे हैं, तो उस बच्चे अगर मान लीजिए ठीक नहीं भी कर रहे हैं या परिवार में सब लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घर का मालिक है अगर वो बिल्कुल स्वस्थ है, खूब पैसे कमा रहा है, खूब मेहनत करके खूब रोज कमा रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, तो वो अपने परिवार को अपने स्वस्थ रहते हुए अपने पुरुषार्थ से, अपने धन से सबको ठीक रखेगा, सबका सही समय पर भरण पोषण करेगा। अगर कोई बीमार है तो उसकी अच्छी सी दवा कराएगा, अगर किसी की स्कूल की फीस भरनी है तो वो भी भरेगा, और सब प्रकार से वो ठीक काम करेगा। अगर वो नैऋत्य ठीक है तो गृहस्वामी हमेशा ठीक होगा, वो हमेशा घर के परिवार का रक्षक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य होगा रक्षा करने की। दूसरी, अगर ईशान सही है सर, तो वो देवताओं का स्थान है, तो आपके देवता अगर आप पे प्रसन्न हैं तो न दिखाई देने वाली आपदाएं, जो आप मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, टक्कर हुई, वो ये एक, तो एक फ्रेम का रह जाता है। हाँ, वो अब आप उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी हैं। हाँ। आप सही आ रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही हाँ। नहीं, अगर वो देवता आपका मजबूत है तो आपका हाथ पकड़ लेगा ऐसे पट से, और आपको तुरंत ऐसे निकाल लेगा जैसे मक्खन में से चाकू निकलता। आपको लगेगा एक क्षण के लिए कि यार खत्म था, लेकिन आप बच गए क्योंकि आपका ईशान ठीक है। बस 2 चीजें, बाकी दुनिया में जितनी चीजें ईशान कौन और वो राहु वाला नैऋत्य। अब इसमें वास्तुशास्त्र मैं इसका एक आपको वास्तुशास्त्र का बता देता हूँ सिद्धांत। जो वास्तु पुरुष है ना सर, वो उल्टा लेटा हुआ है। जैसे
उल्टा लेटा हुआ है मेढक के जैसे। मतलब जो उसकी जो पृष्ठ भाग है, जो पीछे का हिस्सा है, उठा हुआ जो कमर पृष्ठ भाग है, वो ठीक नैऋत्य की तरफ है। और जो उसका सर है ना, वो ईशान की तरफ है। ऐसे उल्टा मुंह, केवल औंधे मुंह लेटा हुआ है। तो इसलिए सर की तरफ हमेशा सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। और जो उसका जो मल द्वार का जो हिस्सा उधर, वो सब परिवार, गृहस्थ और वो सब चीज़ें कही गई हैं। तो इसलिए देवता अगर प्रसन्न है तो आपकी रक्षा करेंगे आने वाली आपदाओं से। और जो नैऋत्य प्रसन्न है तो गृहस्वामी अगर सुखी रहेगा, गृहस्वामी अगर तंदुरुस्त रहेगा तो आपको धन से, आपको परिवार से, आपको समाज से, आपको किसी भी चीज़ से हमेशा हेल्प करेगा और पूरे परिवार का एक रक्षा कवच बन के वो प्रोटेक्ट करेगा। भाई मान लीजिए जब हम बचपन रहते तो हमें तो कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी हमें हर चीज़ ला के देते थे। कहाँ देते थे ये हमसे क्या मतलब है, किसी बच्चे को क्या फ़र्क पड़ता है। या घर में उस रहने वाले माता पिता हैं, अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो उनका बच्चा करता है। जो घर का इस समय स्टीयरिंग व्हील पे जो बच्चा होता है, जो घर का बड़ा है, वो कर रहा होता है, अपने माँ बाप की भी सेवा करता है, बच्चों को भी पढ़ाता लिखाता है। लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाए तो फिर कितने ही लोग, बच्चे कितने ही स्वस्थ हों, कितने ही काबिल हो, क्या कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जब हमने मेन डोर की बात करी तो मुझे अभी ऐसे ही ध्यान आया कि कई मतलब घर ऐसे होते हैं जिसमें मेन डोर मान लीजिए पूर्व की दिशा में है, जो आपने बोला, मतलब आप जब आप निकल रहे हैं, ठीक है। उसी घर का मान लीजिए ये पूर्व है, इसका एक और दरवाजा पूरा पश्चिम की तरफ खुलता है, तो मेन डोर इंपॉर्टेंट होता है या वो पश्चिम वाला भी नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले जब वास्तु बने थे, पहले मकान बनते थे तो उसमें 2 दरवाजे, 4 दरवाजे, इस तरह के दरवाजों के ये थे। हाँ, ये विधान था। हाँ। याद से नहीं है हमेशा। अब तो चूंकि जगह नहीं, लोगों पे नहीं बनाते हैं। लेकिन आप पुराने घर अगर देखेंगे तो पुराने घरों में 2 दरवाजे होते थे। हाँ। एक बड़े दरवाजा, एक घर के मेन डोर होता था, एक घर की महिलाओं के लिए होता था छोटा दरवाजा, घर की महिलाओं के लिए। वो क्योंकि मेरे यहाँ 2 हैं इसीलिए मुझे ध्यान आया। हाँ, 2 दरवाजे होते हैं। अगर वो दरवाजे आमने सामने भी हैं तो पश्चिम की तरफ, बस उसमें ये ध्यान होना चाहिए कि एक समान के हों, या जो कम यूज होता है वो दरवाज़ा छोटा होना चाहिए। अच्छा। अब वो पश्चिम दिशा में हो सकता है, लेकिन वो मुख्य द्वार के रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो रेयर यूज में होना चाहिए। वो दरवाजा लॉक होना और वो मेन दरवाजे से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? अगर ठीक अगर आमने सामने है तो बराबर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। जैसे अगर आप, इसके बारे में एक बड़ा उदाहरण है, अगर आप कभी जयपुर गए हो तो वहाँ सिटी पैलेस है। हाँ, हाँ। जो राजा मान सिंह के परिवार का महल है। तो अगर आप, राजा मान सिंह जो वहाँ के जो रहे, वो जो है ज्योतिष शास्त्र का वो परिवार बहुत शौकीन रहा। वास्तु का वो परिवार हमेशा उपयोग किया है। और बहुत सारे आप ये जो जंतर मंतर देखते हैं ना, उन्हीं के परिवार ने ये सारे ज्योतिष के बनवाए। वो जयपुर में भी उन्होंने बनवाया है। तो आप उनके महल को देखें तो वास्तु का अब तक का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण वो महल है। अच्छा। वहाँ आप देखेंगे ना तो जितनी चीज़ें बनी है सब वास्तु के 100% रूल के अनुसार बनी है। वहाँ जो दरवाजे बने एक साइज के हैं और कई दरवाजे एक लेन में हैं, एक बिल्कुल सीध में हैं। और आप देखिए वो महल बना था मतलब 200-250 साल पहले, और आज भी उस परिवार का उस पर होल्ड है और उनके पास है। कितने देश बदला, कितनी सरकारें बदली, कितने लोग बदले, लेकिन वो परिवार आज भी जस का तस है। भाई घर किसके लिए बनता है? परिवार के लिए बनता है ना। अगर एक घर में कोई परिवार 250-300 साल रह ले सर, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। राइट। क्या मानेंगे लोग? कहते हैं ना कि मतलब 100 साल में परिवार बिखर के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अगर मैं किसी भी व्यक्ति से आज दिल्ली में रहने वाले, नोएडा में रहने वाले पूछता हूँ कि 100 साल पहले आप जो आपके दादा परदादा थे, तो नाम भी नहीं मालूम है। कहीं ना कहीं वास्तु का एक जीता जागता नमूना ये मुझे लगता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा या अनुभव किया है। तो एक लेन में, जैसे बिल्कुल आमने सामने, ऐसे जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, मिरर इफेक्ट, तो अगर वो दरवाजे तो बिल्कुल एक साइज के होने चाहिए। और एक, जैसे किसी ने मुझसे कहा क्या पंडित जी 3 दरवाजे 2 से होते, नहीं 3, 5, 7 बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये फर्क भेद नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग हैं। माने कोई अगर एंट्री करे तो ये ना लगे कि ये अलग है या अलग है, बिल्कुल सेम होना चाहिए एकदम। कोई नक्काशी में फ़र्क नहीं, किसी चीज़ में भेद न करें। तो आप एक साथ 2-3 लेकिन जिस दरवाजे की बात आप कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए। और वो पश्चिम दिशा में आप बना सकते हैं। उसमें आप कोई पश्चिम या किसी भी दिशा में बना सकते हैं, दक्षिण ना बनाएं। अच्छा, दक्षिण ना बनाएं, प्रयास करें। अगर दक्षिण में बनाने की नौबत आती है तो आप उसमें दक्षिण में जो पूरब की तरफ का जो हिस्सा है उसको आप यूज करें, अग्निकोण की तरफ का यूज करें, इधर पश्चिम की तरफ यूज ना करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और आप अगर पश्चिम दिशा में बनाते हैं तो उसमें भी आप पश्चिम में जो है आप दक्षिण की तरफ यूज करें, ज़्यादा ठीक है। नहीं तो आप जो है इधर आप यूज कर सकते हैं उत्तर की तरफ। लेकिन पश्चिम में ध्यान रखें कि उसके 9 हिस्से करें, तो 9 हिस्से में दक्षिण की तरफ से 3 हिस्से का
विभाजन कर दें, मतलब अच्छा, आप जो है उसमें 3 हिस्सा फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे 9 हिस्से किया आपने पश्चिम दिशा के, तो 3 हिस्से दक्षिण की तरफ से छोड़ करके उसके बाद घर बनाएं, ठीक है। नहीं तो वो दिक्कत हाँ, करेंगे। एक और सवाल है जो कि अब हालांकि दिखता नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि घर में आंगन एक खुला एरिया भी होना चाहिए, सेंट्रिक एरिया होना चाहिए, जहाँ पर तुलसा होनी चाहिए या कुछ और पॉजिटिव एनर्जी वाले पौधे होने चाहिए। तो अब तो मान लीजिए फ्लैट होते हैं, होते नहीं हैं। जिनके पास ये सुविधा है, जिनके पास स्पेस है, जो घर बना रहे हैं, तो आंगन निकालना क्या ज़रूरी होता है या नहीं भी होगा तो चलेगा? अगर होता है तो क्या फ़ायदे उसके होते हैं? देखिए, आंगन होते क्यों थे पहले ये समझते हैं, आंगन होते क्यों हैं। जी। तो जो मैंने आपको बताया ना कि सारा जो हमारा वास्तुशास्त्र का नियम है, वास्तु पुरुष के आधार पे बना है। वास्तु पुरुष की जब संरचना हुई तो उसमें आप यूँ समझे कि एक वर्ग बनाया गया, वर्ग है या आप आयताकार जैसा भी है, लेकिन जो शास्त्र में वर्ग है, एक वर्ग बनाएंगे, उसमें 4 लाइनें ऐसे स्टैंडिंग और 4 लाइनें डिसेंडिंग ऐसे खींच लीजिए। ये 4 लाइनें हो गई तो 16 खाने हो गए। 16 खानों के बाद एक लाइन आप जो है समझिए एक कोने से इस कोने और एक लाइन इस कोने से इस कोने, ये बना ली गई। तो 4 4 16 खाने हो गए, प्लस एक जो बीच में स्पेस जहाँ दोनों रेखाएं मिलती हैं कटान बिंदु पे, उस बिंदु को ही ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो ये ब्रह्म स्थान जिसमें आंगन होता है, तो इसी ब्रह्म स्थान के लिए आंगन की बात आती है। अच्छा, ये ब्रह्म स्थान खाली रहे या यूं समझे नाभि, ये अच्छा, वास्तु अच्छा। पुरुष का ये खाली रहे, यहाँ कोई लोड ना हो, यहाँ कोई बीम ना हो, यहाँ कोई गड्ढा ना हो, यहाँ कोई मतलब इस तरह से भारी कंस्ट्रक्शन भरकम कुछ भी ना हो। कुछ भी ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, इसलिए आंगन की जरूरत होती थी। इसलिए आंगन का कंसेप्ट है। अब ये आप आंगन बनाए न बनाए, चाहे फ्लैट में रहते हों और चाहे आप जो है मकान में रहते हों, ज़मीन से सही मकान में, आप उसमें ब्रह्मस्थान को सुनिश्चित करें और ब्रह्मस्थान पे डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, हैवी चीज़ ना रखें, ना रख बिल्कुल वहाँ खाली रखें, क्योंकि वो ब्रह्मस्थान है। क्योंकि ये जो 16 भाग हैं, 16 भाग के साथ साथ 8 भाग जो काटे गए वो और एक ब्रह्म, ये कुल मिलाकर के 16, 8, 24 और एक 25 ब्रह्मा को लेकर के ये 25 भागों में बटा हुआ वास्तु का ये विन्यास होता है, जो हमारा भूखंड होता है। और इसमें 25 देवताओं का निवास होता है, हर खंड के अलग अलग देवताओं का निवास। जैसे पितर रहते हैं नैऋत्य में, जो अभी मैंने कार्यक्रम शुरुआत बना ना, दक्षिण दिशा में यम की दिशा, तो पितरों की दिशा दक्षिण, जो कि जब आप देखेंगे तो पितर रहते हैं ये नैऋत्य कोण में, जो कि जब आप 2 भाग करेंगे तो एक भाग में पितरों का होता है स्थान। और पितर ही चूंकि वंश वृद्धि के कारक होते हैं, तो इसलिए शादीशुदा जोड़ों को वंश वृद्धि के लिए पितरों की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। आप ये भी सुनते होंगे कि पितर नाराज हैं तो वंश वृद्धि नहीं हो रही है। तो वंश वृद्धि के लिए भी नैऋत्य कोण का इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो पितर का भी स्थान होता है, एक हिस्सा उसमें पितरों का होता है। तो 25 हिस्से जब बांटे जाते हैं तो सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म का स्थान माना जाता है आंगन। चाहे आप आंगन हो न हो, चाहे फ्लैट में रहते हो, आप एक रेखा उत्तर से माने नैऋत्य से लेकर के ईशान कोण तक, पूरब उत्तर कोने से लेकर पश्चिम दक्षिण कोने तक, और दूसरा रेखा आप खींचें जो है अग्नि कोण से, मतलब दक्षिण पूरब के कोने से लेकर के वायव्य में, मतलब उत्तर पश्चिम के कोने पे, हाँ, मतलब वो सेंटर दोनों आपको कोने निकालना को आप खींचे, जहां कटान आए वही आपका ब्रह्म स्थान है। उसे खाली रखें, उसे नीट एंड क्लीन रखें। ब्रह्म स्थान दोषी होने पे ये बहुत बड़ा दोष है, ये बीमारियों का घर है, ये दरिद्रता की जड़ है, ये अच्छे खासे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए ब्रह्म स्थान को क्लियर रखना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि आप आज आंगन का मकान नहीं होता है, लेकिन फ्लैट तो है, हाँ, तो आप अक्सर मैंने ये जो देखा है फ्लैट में, तो यहाँ अक्सर डाइनिंग हॉल होता है। हाँ, वहाँ लोग बैठ करके टीवी देखते हैं, बच्चे बातें करते हैं, गेस्ट के लिए सोफ़ा लगा रखा है लोगों ने, तो ठीक है, वो ऑटोमेटिक वो स्थान वहाँ बनता है जो लॉबी लोग बनाते हैं अपने गेस्ट के एकोमोडेशन के लिए, बैठने के लिए, आपस में चर्चा परिचर्चा करने की अच्छी चीज़ है, वो ब्रह्म स्थान होता है, वहाँ खाली रखना चाहिए। या तुलसी जो आपने कही, तुलसी इसलिए लगाते हैं कि तुलसी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए जो ठीक है वो वास्तु के लिए भी ठीक। लास्ट मेरा आपसे जानना है, क्योंकि मैंने ना कई बार ऐसा देखा है कि मैं अपने घर में हूँ तो मुझे बताया जाता है कि आपकी इस दिशा में सोते हुए पैर नहीं होना चाहिए, इस दिशा में सिर होना चाहिए। फिर मैं किसी गेस्ट के यहाँ जाता हूँ तो वो फिर वहाँ चेंज हो जाता है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सोते हुए मतलब आपका बेडरूम जो है जिसमें आप सोते हैं, उसका पैर किस दिशा में होना चाहिए और सिर किस दिशा में होना चाहिए जो बेहतर है? देखिए, आइडियल कंडीशन 2 हैं।
फर्स्ट आइडियल कंडीशन है, अगर आप बीमार हैं, अगर आप रोगी हैं, अगर आप में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो आपका सर पूरब दिशा में होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी जहाँ से सूर्य निकल रहा है। सूर्य निकलता है। ठीक है। दूसरी बात, बाकी जितने भी लोग हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोएं, उत्तर की तरफ पैर हो, उत्तर की तरफ पैर होने चाहिए। पैर हो। अब इसमें देखिए, कहीं भी जो एनर्जी है ना, वो कैसे काम करती है, उसी के सिद्धांत पे ये नियम बना है। जैसे भारतवर्ष में अगर आप देखें तो सागर क्या है, दक्षिण की तरफ है, अब हिमालय की है उत्तर की तरफ में। तो अब इस सिद्धांत को आपको केवल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा। तो हमेशा जो भारी स्थान है उसके तरफ आपको हल्का आपने प्रदर्शित कर, क्योंकि भारी है ही ऑलरेडी, तो आपको पैर जो है वो उत्तर की तरफ करना है और सर जो है दक्षिण की तरफ करना है। कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इसको आप थोड़ा उल्टा समझते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर कर क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आप देखें जितनी भी इस पृथ्वी में, खास करके मैं भारत भूमि की बात करता हूँ, भारत भूमि के दक्षिण में सागर है, चाहे नदियाँ हैं, चाहे हमारे शरीर के द्वारा निकाले गए अपशिष्ट हैं, चाहे हमारा खुद का ये शरीर, ये अंत में जाकर के ख़त्म होगा दक्षिण में ही, सागर में ही, चाहे जैसे जाए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो नष्ट होकर के सागर में ही जाके हाँ, मिलती नदियों हैं, के सारे। सब। मतलब कहा जाता है ये कि दक्षिण अगर आप चले गए तो आपका मतलब अंत समय समापन आ हो गया। समापन हो गया। तो कभी भी अपने समापन की तैयारी खुद तो नहीं करनी चाहिए ना। और कभी भी, ये हमारे शास्त्र की परंपरा है कि मृतक व्यक्ति जो होता है उसका शरीर हमेशा दक्षिण की तरफ किया जाता है, ताकि उसकी सदगति हो और यम की तरफ जाए। मैंने कार्यक्रम सुना, दक्षिण का स्वामी यम होता है। तो एक वैज्ञानिक कारण यह है कि सागर उस दिशा में है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ समाने को तैयार है, सब कुछ ग्रहण कर लेना चाहता है, पूरी पृथ्वी को निगल जाना चाहता है। आप कई अभी मैंने एक रिसर्च भी पढ़ा कि मैक्सिको सिटी का कुछ हिस्सा सागर में जा रहा है। अरे मैंने भी पढ़ा था, मुंबई भी कई हाँ, सालों बाद। कई सालों बाद क्या, सागर निगलने को तैयार है सर। जल प्रलय की जो स्थिति ना, यही है। अभी सुनामी की भी बात होती है, तो क्या है, तो दक्षिण में जो सागर है वो जाना चाहता है, ले जाना चाहता है सब कुछ यहाँ से, हमको ही, मतलब पूरी सृष्टि को ही, पृथ्वी को ही पूरा निगल जाना चाहता है। तो दक्षिण की तरफ जो है पैर करके सोना कभी नहीं चाहिए। केवल मृतक व्यक्ति के शरीर को, मृतक जीव के शरीर के ही पैर को साउथ की तरफ किया जाता है, तो नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट आइडियल कंडीशन है दक्षिण की तरफ सर करिए, दूसरी पूरब की तरफ। ये सबसे दो कंडीशन सबसे बेस्ट हैं, और तीसरे कंडीशन को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। पश्चिम की तरफ अगर आप सर करके सोएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे मतलब आपको ऐसी छोटी छोटी बीमारियां, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, चक्कर आना, और सर्वाइकल की बीमारी, कमर दर्द, ये सारी बीमारियां उन लोग को ज़रूर होती हैं जो 4-6 महीने लगातार पश्चिम की तरफ सर करके सोते हैं। और इसके साथ साथ एक बीमारी एक्स्ट्रा होती है बेचैनी की। वास्तु और कुछ नहीं करता। अगर आप वास्तु को डिस्टर्ब करेंगे तो वास्तु आपके शरीर को डिस्टर्ब करेगा, सिंपल। तो मेन आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग आपको दक्षिण की तरफ सिर करना चाहिए, दक्षिण की तरफ सर करें या पूरब की तरफ, या पूरब की तरफ, दोनों आइडियल कंडीशन है। दक्षिण की तरफ भी आप सर करके सो सकते हैं, वो भी आपके लिए उत्तम है। और पूरब की तरफ अगर सर करके सोते हैं तो आपको बड़ी मानसिक शांति, बहुत एक, जैसे कहते हैं ना, अगर बीमारी भी है, आप दवा भी ले रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई रोगग्रस्त भी अगर आप हैं, और पूरब की तरफ अगर आप सर करके सोते हैं तो वो आपके लिए बड़ा बेहतर है, और वो आपको रोग में भी शांति देगा और आपको शरीर भी आपका स्वस्थ हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक और चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब क्योंकि आप जब आप घर बनाते हैं तो कई लोग ऐसा करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, मतलब ऊपर छत पे जाके वो वॉशरूम वगैरह वहाँ पे बनाते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं, आपकी ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए या फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी होना ठीक है, या उसका कोई स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, या नीचे के हिसाब से जो आपने बताया उस वही नियम ऊपर भी लागू होते हैं? पूरे नियम जो नीचे से लेकर के आप 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनाइए, नियम सेम है। क्योंकि आप मान लीजिए पृथ्वी तत्व से तो आप कनेक्ट है ना सर, फाउंडेशन तो नीचे है ना, ऊपर वायु तत्व से आप कनेक्ट है ना, वर्षा होगी तो जल तत्व से कनेक्ट होंगे ना, सूरज निकलेगा तो अग्नि तत्व से कनेक्ट होंगे ना, ठीक है। तो आप बचे कहाँ हैं? आप पंच तत्वों के रेंज से बाहर जा ही नहीं सकते, राइट। आप कहाँ बाहर जाएंगे? अगर आप अंतरिक्ष में भी जाते हैं तो भी वहाँ आकाश तत्व है सर, आकाश, स्पेस, नाद, जिसकी संज्ञा नाद है, नाद से तो आप कहाँ बच के जाएंगे? स्पेस है भाई, बहुत होगा, आप पृथ्वी छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। पृथ्वी से आप बाहर कहाँ जाएंगे? स्पेस में जाएंगे। स्पेस क्या है? आकाश तत्व है। पंच तत्व से बाहर तो आप है ही नहीं। जब पंच तत्व जहाँ होगा वहाँ वास्तु का नियम होगा। ठीक है।
आज का मेरे ख्याल से कोटा पूरा हो गया जी। है। थैंक यू सो मच, आपने जो जानकारियाँ दी हैं और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने साइंटिफिक रीजन भी बताए हैं। जी। ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया और बात खत्म हो गई, आप उसके साथ साथ साइंटिफिक रीजन भी बताते गए। इससे होता ये है कि जो अंधविश्वास को लोग नहीं मानते हैं, उनको एक साइंटिफिक रीजन भी मिलता है। जब साइंटिफिक रीजन मिलता है तो वो आपको चीज़ें माननी भी पड़ती हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो होते हैं झोला छाप लोग जो आके कुछ भी बोल देते हैं। मुझे आपको पता है कि आपने एस्ट्रो की पढ़ाई की है और आपने डिग्री हासिल की हुई है और आप लगातार रिसर्च करते रहते हैं, लगातार आप उसी पे पिछले, मैं तो आपको 10-11 सालों से जान रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। और आई थिंक जी। ये शो देखने, और इसमें आपने कोई भी आडंबर और फालतू की चीज़ें नहीं बताई हैं, प्रॉपर जो एक साइंटिफिक रीजन होता है वो सब बताया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, उसके बाद ख़त्म करेंगे। ये अगले पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या आजकल मैं देखता हूँ ना कि पॉलिटिशियंस को लेके बड़ी भविष्यवाणियाँ होती हैं कि 2027 में योगी जीत पाएंगे या 2029 में मोदी जीतेंगे या राहुल गांधी का क्या फ्यूचर रहेगा। इसमें एक्चुअली क्योंकि उनकी जन्मतिथियां हमारे पास उतनी प्रॉपर डेट्स में नहीं होती, जन्म स्थान नहीं होते, क्या वो नामों से और उनके दिशाओं से, उनकी राशियों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए, इसमें थोड़ी सी बात कड़वी हो जाएगी। नहीं, आप पूरी क्षणिक, बात नहीं करनी, सिर्फ इतना ही बताना है आपने। बस एक लाइन की बात है कि क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ये करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का मैं विद्यार्थी होने के नाते एक बात आपको आश्वस्त कर दूं कि ज्योतिष का एक पहला नियम है कि जब तक आपसे कोई कुछ पूछे नहीं तब तक आप उसको बताइए नहीं। अब पूछने वाला प्रासंगिक होना चाहिए। आप प्रासंगिक, अब जैसे एक जो है सड़क पर चलता हुआ आदमी पूछे कि रानी को बच्चा होगा कि नहीं, ये तो मतलब क्या ही सवाल का जवाब दिया जाए। राइट। तो जब तक कोई पूछे नहीं, अब पूछने वाला प्रासंगिक व्यक्ति हो। भाई अगर राहुल गांधी का भविष्य बताना है तो राहुल जी पूछे, उनका परिवार पूछे, उनका रक्त संबंधी कोई पूछे या उनसे जुड़ा हुआ जो उनके बड़ा करीबी वो पूछे तो सही बात है, सवाल बनेगा। प्रश्न लग्न का आधार मान लीजिए डिटेल नहीं मालूम, मान लेते हैं आपकी बात बड़ी करते हैं कि आप जन्म कुंडली नहीं है, नहीं है तो नहीं है, उसका एक नियम है प्रश्न का। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि भाई अमुक व्यक्ति जीतेगा कि नहीं जीतेगा, हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा मित्र है, कुछ संबंध ग्रहों के कैसे बनाएंगे, मैं आपको कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा जब तक हमारा आपका कनेक्शन ग्रहों का क्या है, बिना कनेक्शन के आप नहीं बना सकते। सीधी सी बात है। आप जैसे कोई आम आदमी को ये सवाल बनता ही नहीं है क्योंकि सुख और दुख उनके अपने हैं। मान लीजिए कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, कोई भी गृह मंत्री बनता है, कोई बड़ा पद प्राप्त करता है तो जो उस चीज का सुख और दुख है वही इफेक्टेड होगा ना 100%। अच्छा, तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं। जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा ये काम है कि सत्ता लोग क्या कर रहे हैं, विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनके ऑप्टिक्स हो सकते हैं, क्या उनकी चीज़ें हो सकती हैं, कैसे वो देश को चलाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद या विपक्षी नेता का पद या मुख्यमंत्री का पद एक स्टेट के लिए होता है, एक देश के लिए होता है। तो क्या कोई ऐसा ऐसा आपके पास विज्ञान होता है जिससे हम कम से कम ये अंदाज़ा लगा सकें कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होने वाली है? इस तरीके की हम चर्चा कर सकते हैं क्या? देखिए, जर्नलिस्ट तो कोई सवाल को पूछना ही नहीं चाहिए। सही बात तो ये, किसी जर्नलिस्ट को ये सवाल किसी ज्योतिषी से पूछना ही नहीं चाहिए। पूछना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। अगर वो पूछता है तो वो दो गलतियां करता है। पहला तो अपने पैसे के साथ और दूसरा वो ज्योतिष के सिद्धांतों का भी अवहेलना करता है। क्योंकि आपको खुद उसमें पार्टी बनना होगा। आप ये सवाल नहीं कर सकते कौन प्रधानमंत्री अगला बनेगा, आपको एक नाम बताना होगा, आपको पार्टी बनना पड़ेगा। अच्छा। और आपकी इच्छा होनी चाहिए, विलिंगली यू कि मैं चाहता हूं कि ये बने। अब वो जवाब, जैसे आपने कहा कि अमुक व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री बनेगा क्या, और आप दिल से चाहें, यूं ही नहीं फर्जीवाड़े में आप पूछ रहे हैं, आपका वो एक कनेक्शन होना चाहिए ना कि वो बने तो आपसे, आप पे वो अनुकंपा करे, आपसे उस प्रभावित हो उसके बनने या ना बनने से। फिर आप जो पूछेंगे उसका सवाल बनेगा प्रश्न लगन, और जो उसका जवाब आएगा वही होगा, या तो हाँ या तो ना। क्योंकि उसमें कोई भाई बैरियर नहीं ना। आपने पूछा कि पंडित जी अमुक व्यक्ति को मैं जानता हूँ या मुझसे वो है, बड़े प्रभावित हैं, मेरा बड़ा अच्छा संबंध है, क्या वो ये पद प्राप्त करेंगे, राजनीतिक पद, मान लीजिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, गवर्नर बनना चाहते हैं, बनेंगे क्या? अगर आपके बिल्कुल उनसे संबंध, बिल्कुल प्रश्न लग्न बनेगा और मैं जो जवाब दूंगा वही होगा भविष्य। तो ठीक है, अगले एपिसोड में मेरा प्रश्न लग्न है और मैं कई लोगों को जानता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले मैं बताऊं कि वो कौन है नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आपसे जो उनका संबंध हो तो नामों को लेकर के चर्चा लेके जाओ। डन डन डन। क्योंकि वो निजी संबंधों को मुझे नहीं लगता कि पब्लिक प्लेस में, वो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमित सर,
आई थिंक ये आगे सीरीज चलती रहेगी, जरूर, क्योंकि बहुत सारे आडंबर और अंधविश्वास वाले काम हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। और आई बिल्कुल। थिंक हम लोगों ने जो बात करी है वो लोगों को समझ में आएगी और जी। सैद्धांतिक है। थैंक यू बिल्कुल, सो देखिए मच। मैं कोई भी बात करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ ऐसा मत मानिए। हाँ भगवान ने जो तर्क नहीं झेल सकता वो धर्म नहीं हो सकता। हाँ, राइट। तर्क होना ही चाहिए। अगर धर्म की मैं कह रहा हूँ तुम इसलिए मान लो, तो कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं तुम मान लो। आप उस पर तर्क कर सकते हैं। अगर मैंने अपने तर्कों से आपको संतुष्ट किया तो आप मेरे बात मानिए, नहीं कर पाए तो आप आगे किसी और मुझसे भी ज़्यादा कोई अगर विद्वान या आपकी जिज्ञासा है कोई शांत करता, आप उससे बात करिए। क्योंकि तर्क से ही जो है इस संसार का या इस जीव का या देश का जो भी चीज़ें हैं जो डेवलप हुई हैं, जो कल्याण हुआ है, जो नए मार्ग हैं, जो तर्क से ही संभव हुए हैं और तर्क से ही जो है चीज़ें क्लियर की जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अमित जी। और अगर आप भी अमित जी से बात करना चाहते हैं, या आपका भी कुछ कुछ सवाल हैं, घर बनाना चाहते हैं वास्तु से रिलेटेड, या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए और फिर मैं आपको अमित जी से कनेक्ट करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी अमित जी को मैं लेके आता रहूँगा और आपके जो भी डाउट्स हैं उन पर विराम लगाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।